चलिए फिर कमाई का अड्डा में स्वागत है। हर्षदा वीरू और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ और बात करेंगे मार्केट्स की। और मार्केट में आज क्लियरली जो एक अप्रोच काम कर रही है कि आप बस अपने लॉन्ग्स को कैरी करिए और फ्रेश बाय का जोन ये है नहीं, क्योंकि अगर आज आपने फ्रेश बाय किया तो आपको कुछ खास मिला नहीं है। इनफैक्ट बैंक निफ्टी में तो अगर आपने बाय कर लिया तो आप फंस गए होंगे। और उसमें हमने एक यही अप्रोच रखी थी कि एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को कैरी करिए और उसको मार्केट रिवॉर्ड करेगा। आज भी मार्केट ने निफ्टी में लॉन्ग्स को रिवॉर्ड किया। और बैंक निफ्टी में दिक्कत यही है क्योंकि अब आप अपने सारे मूविंग एवरेजेस क्लस्टर जो है 10, 20 और 50 सारे के सारे यहीं प्लेस्ड हैं। बैंक निफ्टी में तो इनफैक्ट आज एक शॉर्ट ट्रेड वर्कआउट हुई है, लॉन्ग ट्रेड नहीं वर्कआउट हुई। इंट्राडे में एक शॉर्ट ट्रेड वर्कआउट हुई है बैंक निफ्टी में, क्योंकि फंसा है एक मूविंग एवरेजेस के क्लस्टर में। मिड कैप में तेज़ी है, हालांकि एडवांस डिक्लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑटोज़ में तेज़ी है, सीमेंट में, FMCG में, और अब रिलायंस भी जुड़ रहा है इस तेज़ी में। देखते हैं फिर आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। वीरू, हर्षदा, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। कंसिडरिंग निफ्टी, बैंक की हालत थोड़ी सी नरम पड़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन निफ्टी पर क्या ट्रेड और लार्जली क्लोजिंग में किस तरह की रणनीति अब काम करेगी? देखिए हर्षदा, जो सुबह भी हमारा एक व्यू था कि अगर आपने वो परसों लॉन्ग लिया या कल वो लॉन्ग लिया तो आप थोड़ा सा आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 19,832 833 हमारा एक लेवल था वॉच आउट करने का, कि वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करिए आप और बाकी के स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दीजिए। अब सपोर्ट क्या है? 19,757 पहला सपोर्ट है, जो आज का लो है, और अब बड़ा सपोर्ट है 19,650 20 डेमा का। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं, मार्केट में एंट्री आपको ढूंढनी होती है, एग्जिट डिसीजन मार्केट को लेने दीजिए। अब ये एग्जिट डिसीजन मार्केट को लेना है और अब आपका बहुत सिंपल है। पार्शियल प्रॉफिट आपने बुक किया, बाकी की पोजीशन के लिए आपका स्टॉप लॉस अब बढ़कर हो गया 19,757 आज का लो। और अगर आप अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 19,650 20 डेमा। लेकिन अगर आप उसका वेट नहीं करना चाहते तो 19,757 का एक बहुत सिंपल स्टॉप लॉस लगा दीजिए। एक और चीज है, अभी 1-2 दिन और लगेंगे इस मार्केट को, थोड़ा सा बीच बीच में वॉलेटिलिटी आएगी। अब जैसे ये ईरान वाला न्यूज़ आ रहा है फॉर एग्जांपल अमेरिका की तरफ से, जियोपॉलिटिक्स में अभी 1-2 चीज़ें शायद और होंगी। 1-2 दिन और शायद आप क्रूड का मूव देखेंगे। आज सुबह गौतम शाह भी एक बात कह रहे थे कि हायर लेवल पर थोड़ा रेजिस्टेंस आएगा मार्केट को, लेकिन 19,840 निकल गया अगर, और अगर आप उसके ऊपर बंद हो गए किसी भी कारण से, तो सीधा 20,000 की दौड़ शुरू होगी। लेकिन उसको रोक कौन रहा है? उसको रोक रहा है बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी में इशू है कि अब बैंक निफ्टी में आप नया ट्रेड नहीं ले सकते। और आज सुबह हमारी एक अप्रोच ये थी कि या तो आप 44,270 का वेट करिए या फिर 44,720 44,730 क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद एक ट्रेड लीजिए। क्योंकि ये 10, 20 और 50 तीनों के तीनों मूविंग एवरेजेस यहाँ पर प्लेस्ड हैं, प्लस ऑप्शंस का सबसे बड़ा, ऑप्शन राइटर्स का, कॉल राइटर का सबसे बड़ा जोन यहाँ पर है। तो या तो 44,800 क्रॉस हो जाने दीजिए तब लीजिए ट्रेड, या फिर 44,200 के आसपास मिल जाए आपको तब लीजिए। एक और तरीका है, HDFC बैंक का वेट कर लीजिए। मंडे को नंबर्स आ जाएंगे HDFC बैंक के, उसके बाद ट्रेड ले लीजिए। एक्चुअली अगले 3-4 दिन में नंबर्स के हिसाब से काफ़ी हैवी है। आपका TCS है, इन्फोसिस है, HCL टेक है, HDFC बैंक आएगा, तो बहुत सारे नंबर्स भी लाइंड अप हैं। लेकिन अगर आप अभी लॉन्ग कैरी कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है 19,650 या 19,750, जो भी आपकी श्रद्धा हो। थोड़ा सा संभल के अपग्रेड करना है मार्केट में। वीरू, आफ्टरनून बताइए, किन स्टॉक्स पर लेकिन नजरें होनी चाहिए? बिल्कुल हर्षद, गुड आफ्टरनून। अनुज, गुड आफ्टरनून। और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं और आई थिंक क्लोजिंग में एक स्ट्रेंथ प्रोस्पेक्टिव से जहां पे नजर रखूंगा, FMCG के बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। पहली नज़र मेरी है हर्षद कोलगेट पे, बहुत ही शानदार पैटर्न, और ये स्टॉक अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे आज सेकंड बेस्ट, मेरे ख्याल से अगर ये क्लोज होता है तो सेकंड बेस्ट क्लोज होगा। OI डिविजन्स 1.25% के और एक टिपिकल फ्लैग स्क्रीन पे, इस पर नजर रखिए। ऑप्शन एक्टिविटी भी, हालांकि इसके ऑप्शंस में बहुत बिल्डअप नहीं होता है, बट फिर भी एक डिसेंट एक्टिविटी है। FMCG में जो पहला काउंटर मेरी निगाहों में होगा वो है कोलगेट, स्ट्रॉन्ग मूव। कैपिटल गुड्स में कमेंट्स, इनफैक्ट कल से ही कैपिटल गुड्स में लोअर लेवल से स्विंग्स विजिबल हैं, लेकिन उसमें मैंने आज कमेंट्स को इसलिए पिक किया है क्योंकि आज इसने बहुत दिनों के बाद, दरअसल इसमें फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में एक ब्रेकडाउन था, लेकिन आज इसने सारे एवरेजेस के ऊपर फ्लोट करना, ट्रेड करना शुरू कर दिया है अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। आज करीब करीब 1748 पर इसने अपना लास्ट ड्यू एवरेज 50 डेमा को काटा। शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक में है। तो एक हो गया आपका कोलगेट, दूसरा हो गया आपका HUL कमेंट्स, तीसरा है HUL। मतलब FMCG स्पेस में ही आज सुबह भी मैंने इस स्टॉक को मार्क किया था और पैटर्न बहुत शानदार, और 2559 पे इसने आज एक जमाने के बाद, मतलब इसने भी ऑलमोस्ट
3rd वीक ऑफ जुलाई के बाद फर्स्ट टाइम HUL ने अपना दोनों मूविंग एवरेजेस लास्ट जो थे 200 और फॉलिंग 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको पार किया है करीब करीब 2548 पे। स्पॉट उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक इस स्टॉक पे नजर रखेंगे तो 2 FMCG काउंटर्स हो गए, HUL और साथ ही साथ आपका कोलगेट। ऑटो स्टॉक्स में एक एक्साइड पे नजर रहेगी, इसका भी डेटा बहुत स्ट्रांग है। एक्साइड में आज 263.25 पे ट्रेड होता हुआ, इसने भी आज एक लंबे अंतराल के बाद यानी मिड सितंबर के बाद फर्स्ट टाइम एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का सेशन विटनेस किया है। करीब करीब ये 12 बजे के आसपास शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हुई थी। स्टॉक इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है अबाउट 20 डे में। तो ये 4 स्टॉक्स हैं हर्षदा जहां पर मैं नजर रखूंगा। हर्षदा, ये कुछ काउंटर्स जहां पर बड़ा एक्शन वायदे बाजार के पर्सपेक्टिव से, लेकिन क्या ट्रेंड तेजी और मंदी का बना है वो आपकी स्क्रीन पर फटाफट से ले आते हैं कुछ और काउंटर्स, और फिर ऑफ कोर्स हमारे जानकारों को जोड़ना हम करेंगे शुरू। तेजी के काउंटर्स आप देखिएगा, आज हीरो मोटोकॉर्प 4.25% के गेन्स पर ट्रेड करता हुआ एक बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक देखने को मिला है कंपेयर टू परसों का सत्र जहां पर एक तरफा बिकवाली थी। IT कंपनियों के नंबर्स का आगाज आज शाम से TCS शुरू करता हुआ दिखाई देगा, उससे ठीक पहले विप्रो में 3.5% के गेन्स है। सीमेंट कंपनियों में फिर से तेजी बनती हुई प्राइस हाइक्स के चलते, और HUL करीब 1.5% के गेन्स पर कारोबार करता हुआ आज के दिन। रैमको सीमेंट देखिए 4% ऊपर। MCX तैयारी हो चुकी है 16 तारीख से नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने की। संवर्धन, मदसन और सिटी यूनियन बैंक के दूसरे अंश है आज की तेजी की तरफ। मुनाफा वसूली का भार बैंक ऑफ बड़ौदा पर आया है, जैसे हम सुबह से कह रहे हैं कि बॉब वर्ल्ड जो इनका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर है उस पर नए ग्राहक कंपनी अब जोड़ नहीं पाएगी। RBI की रोक आई है, 3% करेक्ट हुआ यह काउंटर। ICICI प्रू में आज करेक्शन। RBL बैंक, कोल इंडिया दूसरी तरफ कुछ हल्की मुनाफा वसूली के गिरफ्त में आते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल है वो बड़े मूव्स वाले काउंटर्स। अब ऐसे में आपकी क्या रणनीति हो, क्या ट्रेड लें, इस सब पर बात करने के लिए फंडामेंटल्स के लिए हमारे साथ है जियोजीत फाइनेंशियल के गौरांग शाह। टेक्निकल कॉल्स के लिए हम बात करेंगे प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, रुचित जैन। इन सब से 2:20 पर आज कॉर्पोरेट स्कैन में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO इतरा डेविस हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। यही नहीं, टेक्नोलॉजी कंपनियों में फोकस इन्फोसिस और HCL टेक पर भी रहेगा, क्योंकि कल उनके नतीजे आएंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, इसे डिटेल में पेश करेंगे आशीष। 2:35 पर फोकस आज फिर सीमेंट कंपनियों पर रहेगा। 2:40 पर हर रोज की तरह 4 का चौका लेकर आएंगे। 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में आज हमारे साथ कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ रहे हैं। और फिर 3 बजे रुक करेंगे डीलिंग रूम का और STBT ट्रेड्स का। BTST STBT। हाँ, BTST STBT। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग मार्केट है तो ज़्यादातर BTST आनी चाहिए वैसे। चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए इस समय का बड़ा ट्रेड। आई थिंक गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय आई थिंक आई गो फॉर, मुझे गोदरेज कंज्यूमर अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया बेस बना, उसके बाद एक बाउंस मिला है, ट्रेड करा है 996, स्टॉप होगा 978 का, बस टारगेट 1000 के आसपास, वहां तक जाना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर सेफ बेट है। 1000 की तरफ बढ़ता हुआ कंजम्पशन थीम फिर से जोर पकड़ रही है और गोदरेज कंज्यूमर पिक है गाबा साहब का। राजेश सातपुते, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। हर्षदा जी गुड आफ्टरनून, एंड गुड आफ्टरनून अनुज, एंड गुड आफ्टरनून रेन, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए, नजर जो है वो मेरी है ग्रासिम पे। ग्रासिम का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो इट्स अ फॉलिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट आज हुआ है, और इसका ब्रेकआउट का जो टारगेट बनता है वो कम से कम मेरे हिसाब से बनेगा 2000 का। तो 2000 के टारगेट के लिए ग्रासिम बाय करें। स्टॉप लॉस होगा 1945 का। ओके, राजेश जी की कॉल हो गई। अब चलते हैं रुचित के पास। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, क्यूमेंस इंडिया में खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग के डेटा हम देख रहे हैं, जहाँ पे फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग हो रहा है, इवन कॉल राइटर्स में थोड़ी पोजीशंस अनवाइंड हुई है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड थोड़ा टर्न हो सकता है। तो करंट लेवल्स पे एक पुल बैक मूव के लिए खरीदारी करें, 1720 के नीचे स्टॉप लॉस रखे, 1800 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। मानस को भी जोड़ लेते हैं। अब मानस, गुड आफ्टरनून। मानस, आपका ट्रेड पिक कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए ITC पे ध्यान है, ITC पे खरीदारी करने की राय रहेगी। देखिए, मेरा समझना है कि जो हमने 500 रुपए के आसपास से करेक्शन देखा वो अब कंप्लीट हो गया है। आप अगर डेली चार्ट पे जाएंगे तो RSI में आपको पॉजिटिव डाइवर्जन देखने को मिलेंगे। 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं, तो एक बड़ा मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। बट अगर ट्रेडिंग का आइडिया है तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए।
444 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। कम से कम 460 रुपए के टारगेट आपको सेट करने हैं। 450 वाला कॉल ऑप्शन 5 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, तो उसमें भी खरीदारी की जा सकती है। 3 रुपए 90 पैसे का स्टॉप लॉस लगाइए और इस ऑप्शन में 11 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार जरा मैं गौरांग जी से बात करूं उससे पहले एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए आप वापस। बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट देखते हैं। 80 पॉइंट ऊपर रह गया है बैंक निफ्टी सिर्फ। और अगेन ये दिक्कत थी आज बैंक निफ्टी में, क्योंकि आप सारे के सारे मूविंग एवरेजेस इस क्लस्टर में फंसे। हालांकि एक चीज़ है, अब आप इसके सामने रखिए HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट। अब आप देखिए, नॉर्मली जब भी इस तरीके का बैंक निफ्टी में इंट्राडे पुलबैक आता है, वो पूरा का पूरा नॉर्मली HDFC बैंक उसको लीड करता है। आज ऐसा नहीं है, आज HDFC बैंक में इतनी इंट्राडे में वीकनेस नहीं है, तो ये कहाँ से आ रही है? एक बार जरा ICICI बैंक का चार्ट लेकर आइए इंट्राडे में। इंट्राडे चार्ट देखते हैं इस बार ICICI बैंक का। ये है आज दिक्कत का कारण, क्योंकि आज ये खुला डे हाई पर, लेकिन अब इस समय करीब करीब डे लो पर आ गया है। गौरांग को जोड़ लेते हैं। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून। पहले तो बात करते हैं ये बड़े बैंकों की, क्योंकि ये क्लियरली हायर लेवल पर अभी भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, HDFC बैंक और ICICI बैंक। इन पर आपका व्यू, उसके बाद आपकी अपनी स्टॉक पिक आज की। धन्यवाद अनुज आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पिछले वित्तीय वर्ष में भी हमने एक अनुमान लगाया था कि वित्तीय क्षेत्र यानी कि बैंकिंग, सरकारी और निजी क्षेत्र की बैंक और उसके साथ साथ कुछ मजबूत NBFCs काफी शानदार रुझान लेकर के आएगी आंकड़ों के आधार पर। इस वित्तीय वर्ष में पहली तिमाही के नतीजे देख लिए, दूसरी तिमाही के नतीजे बहुत मेरे ख्याल से पर्दा उठेगा बहुत जल्द दूसरी तिमाही के नतीजों को लेकर के। और फिलहाल जो हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर राय वो खरीदारी की है ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक और सरकारी बैंकों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक अंडर रिव्यू है, लेकिन पहले खरीदारी की राय थी। और हमारा अनुमान ये भी कहता है अनुज कि अगर आप नजर डालें सेकेंड क्वार्टर एडवांसेस, डिपॉजिट्स, कासा रेशियो के नंबर की, और जिस तरीके से पूंजी जुटा रही है बैंक्स और NBFCs, तो एक बहुत ही सक्षम और मजबूत ऋण की मांग होने की पूरी संभावना है। और उसके आधार पर आपके मार्जिन भी सुधर सकते हैं अगर आपने अपने कॉस्ट ऑफ फंड्स को काबू में रखा तो खरीदारी की राय तो फिलहाल है। और नजर हमारी सीमेंट सेक्टर पर है, और आज मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत चहक भी रहा है सीमेंट क्षेत्र। वहां पर एक कंपनी है, मझौली कंपनी JK लक्ष्मी सीमेंट, ये काफी अच्छी लग रही है हमें। इसके साथ साथ बाकी अन्य सीमेंट कंपनियां भी है जो खरीदारी की सूची में। फिलहाल तो 740-750 तक के लक्ष्य हमें दिखाई दे रहे हैं JK लक्ष्मी सीमेंट। लक्ष्मी सीमेंट में एक अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी तेजी की। इनफैक्ट सीमेंट स्पेस पर हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि फिर से फीलर्स मिल रहे हैं कि कुछ और प्राइस हाइक्स होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही, 2 हफ्ते पहले ही हम दरअसल नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहे थे और ईस्ट ऑफ इंडिया की बात कर रहे थे, जहां पर प्राइस हाइक्स शुरू हो चुकी थी। चलिए कुछ और ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम आज के दिन बनता हुआ दिखाई दिया है। और टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में अगर आप ध्यान देंगे, मानस ने पिक किया ITC, लेकिन बाकी के FMCG प्लेस भी, चाहे वो HUL हो या फिर नेस्ले हो। एक बार ब्रिटानिया भी देख लेते हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है। ब्रिटानिया लगभग 0.5% ऊपर। तो ये एक पॉकेट है, ये एक थीम है जो फिर से जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। राजेश सातपुते, HUL जैसे ट्रेड्स भी क्या तेजी अब और पकड़ते हुए दिखाई देंगे? कंसिडरिंग मानस ने ITC पिक कर ही लिया है, तो HUL चार्टिकली कैसा पॉइज्ड है, बताइए। हर्षदा जी बेहद स्ट्रांग है, और इनफैक्ट हमने HUL में देखा था कि एक रेजिस्टेंस था 2550, 2560, इस रेजिस्टेंस के आसपास ही हमेशा अटकता था। इस रेजिस्टेंस के पार जैसे ही चला गया, वैसे ही वहां पे आप देखिए लॉन्ग एडिशन होते गए। 5% ओपन इंटरेस्ट में जंप है। दैट क्लियरली शोज कि यहाँ पे एक मोमेंटम मिलना चाहिए। 2600 का टारगेट मैंने सुबह दिया था, वो अभी भी इंटैक्ट है। और इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर थोड़ा वक्त दे तो प्रोबेबली 2650 तक के टारगेट अनफोल्ड होंगे। तो HUL डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये क्लियर कट बाय ऑन डिप काउंटर है। रही बात स्टॉप लॉस की, तो जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 2540 का। जी HUL अभी मैंने इनफैक्ट इसे अपनी कम्युनिटी में शामिल भी किया था। बहुत स्ट्रॉन्ग सेट्स हैं स्टॉक के। 2570 अब स्विंग लेकर इस वक्त डे हाई की ट्रैजेक्टरी में खड़ा हुआ है 2570, और शायद इसमें भी इंट्राडे एक और ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी है भी। अब लेके आइए आप कोलगेट, थोड़ा सा FMCG में ही अभी रहते हैं। रुचित, कोलगेट की प्लेसमेंट मेरे ख्याल से इसके करियर में ये जो प्लेटन है फ्लैग, इसका सक्सेस रेशो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। हिस्टोरिकली यही पैटर्न पे चलता है और सक्सेस रेशो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अभी 2057 पे आपका टेक क्या है, कैसे पोजीशन है ये रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए?
आई थिंक स्टार्ट स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है। जैसे आपने कहा कि एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है, जहां पे हमने जुलाई तक एक तेजी देखी थी स्टॉक में, अप्रैल से लेकर जुलाई तक, और जुलाई के बाद लास्ट 2-2.5 महीने 3 महीने कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन फेज में रहा है। सो आइडियली जब अगर ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन रहता है, जो हम मोमेंटम देख रहे हैं वो आगे चलता है, तो जो पूरा पोल का टारगेट है वो 400 पॉइंट्स का था। तो 400 रुपए की तेजी और पोजिशनली ये स्टॉक्स में तेजी देखी जा सकती है। तो आई थिंक चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर 2100 प्लस 400 करे तो पोजिशनल टारगेट इसके 2450 से 2500 के रेंज में रह सकते हैं। सो पोजिशन से तो बिल्कुल बने रहने चाहिए। आई थिंक फ्रेश बाइंग के लिए भी अगर आप थोड़े मिड टर्म पर्सपेक्टिव से ये पूरे फ्लैग के पैटर्न के टारगेट तक वेट करते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल है। यहाँ पे 2000 के नीचे के स्टॉप लॉस रखे और खरीदारी करें। जी हाँ, और हमारी बात सुबह भी हुई थी जब अनुजर में कार्यक्रम में थे। एफएमसीजी इंडेक्स आज एक बहुत अच्छा टर्न ले रहा है, एक स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री, मतलब जो 20 जुलाई से एक फॉलिंग चैनल थी उसको बाइसेक्ट किया। याद रखिएगा 52,325 ये इस इंडेक्स का लेवल है, यानी ये पोस्ट आई थिंक लास्ट वीक ऑफ सितंबर की अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग होगी, यानी ये अक्टूबर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है। और टिक बाय टिक चार्ट्स में आपके आईटीसी, कोलगेट, एचयूएल इस वक्त डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है। एक बार थोड़ा सा इसी स्पेस पे रहते हैं, लेट्स चेक डाबर क्या कर रहा है इस वक्त। 544 प्लेसमेंट कैसी है? नो, नॉट इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी नहीं है। ये सबसे बुरा टेक्निकल पैटर्न लेके फ्लोट कर रहा है। और उसके बाद अगर आप मैरिको को देखें, मैरिको करीब 536 पे, ये भी खराब है। इनफैक्ट मैरिको इस वक्त 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। और एक गोदरेज सीपी को देख लेते हैं, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इट्स 98750। और मानस आपका व्यू क्या होगा? एक गोदरेज सीपी और एक टाटा कंज्यूमर, इनमें से आपको ज्यादा क्या इंप्रेस कर रहा है? टाटा कंज्यूमर 890-70 ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटी इसमें अच्छी लग रही है, गोदरेज सीपी में पुल बैक है, किसको राइड करना चाहेंगे आप? देखिए गोदरेज सीपी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर गिरावट हमने ऑलरेडी देख ली है। 1100 रुपए से स्टॉक करेक्ट हो रहा था, 200 डे मूविंग एवरेज के थोड़ा नीचे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, आज 200 डे मूविंग एवरेज रीगेन हो गए। तो मेरा समझना है कि यहाँ पर एक मीनिंगफुल बाउंस बैक में शायद 1010 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एक स्टॉक चूज करना होगा तो करंट लेवल्स पे यही करेंगे। गोदरेज सीपी में खरीदारी करिए, 980 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 1010 के टारगेट सेट करिए। चलिए फिर ये हो गया गोदरेज कंज्यूमर और एफएमसीजी पर कॉल। अब एक मैनेजमेंट से बात करते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q2 के कारोबारी अपडेट्स अच्छे रहे हैं। इस दौरान डिपॉजिट्स में 43% की ग्रोथ हुई है और लोन ग्रोथ 27% की रही है। साथ ही एनपीए में भी कमी आई है। Q2 अपडेट और आगे के आउटलुक के लिए बात करने के लिए हमारे साथ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD एंड CEO इट्रा डेविस जुड़ गए हैं। गुड आफ्टरनून सर, थैंक यू सो मच CNBC आवाज़ के साथ जुड़ने के लिए। इन नंबर्स को हम किस तरीके से देखें, मतलब क्या आपके बेस्ट क्वार्टर्स में से माना जाएगा इसको, और ग्रोथ मोमेंटम कितना स्ट्रांग है आपके लिए? Good afternoon. This is one of our good quarters. The portfolio growth in the deposits, as you said, 43% is fantastic. And the asset growth is quite good. Overall, I think it's been a good quarter for us. मिस्टर डेविस, अगर आप कुछ हाईलाइट दे सके, व्हेन यू से गुड क्वार्टर, डिसबर्समेंट्स में कितना इजाफा देखने को मिला है, और ये जो डिसबर्समेंट्स है ये प्राइमरीली किस सेक्टर की तरफ ज्यादा लोन्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं? कहां पर डिमांड आपने ज्यादा बेहतर नोटिस की है? इस क्वार्टर में our biggest disbursement increase is in housing, affordable housing. That has gone up quite considerably over the last year as well as over last quarter. And that is helping us to balance our book on the secured portfolio. The microbanking portfolio has also grown, but outstanding in terms of total numbers is the housing portfolio. ओके सर, आपके डिपॉजिट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, डिसबर्समेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं, लेकिन इसमें भी कोई राय नहीं कि ये इंडस्ट्री या फिर जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं वो अनसिक्योर्ड लोन मार्केट का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर करके रखते हैं। आरबीआई ने भी चिंता जताई है और इस चीज़ को लेकर चिंता है भी कि अनसिक्योर्ड लोन पिछले लगभग 1 साल की अवधि में काफ़ी बड़े भी हैं। आप इस स्थिति को कैसे देखते हैं सर, और अगले 2 क्वार्टर्स में आपका एनपीएस को लेकर मतलब ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी, इसमें कुछ थोड़ा सा टिप्पणी चाहूंगा मैं। Our NPA levels have been very much under control. The last whole period has seen a decline. It is now at 2.2%, which is very good.
And in terms of the GNPA also, NNPA also, it has come down, and PAR levels. So I think overall the numbers are fantastic in terms of how the credit portfolio is shaping up. It is showing that the quality of the portfolio has improved and continues to improve. That's the most important thing. We have taken on board the RBI concern about unsecured portfolio, but this is a business that we have been experienced in since 2005. So, we have gone through the COVID part, which has been a substantial learning experience for us. We had some stress there, we have come out of it, and that understanding and that learning is a very important factor for us. So I think overall, while we will continue to have a fairly good unsecured portfolio, we are growing our secured portfolio as well, so that there will be a slow change, and the balance will be more like a 60-40 in about three years' time. मिस्टर डेविस, पिछले क्वार्टर में बैंकों के NIMs पर काफी इम्पैक्ट आया था. अब क्या सिचुएशन है कॉस्ट ऑफ फंड्स को लेकर और NIMs को लेकर, मार्जिन्स को लेकर? The cost of funds has been going up because interest rates have gone up, and that is something that we have seen and this quarter as well. So when the numbers come out towards the end of this month, we'll be able to give you more details. But it is something that the whole industry has to be living with. But to tackle this problem or to tackle this issue of of NIMs coming down, we have now started a new variant of savings account, which is quite unique and one of the best in the industry. And that savings account, which is called Maxima, where you could get 7.5% on savings account at 5 lakhs or more, that is quite unique, and it has other features. So we are trying to offset the cost of fund increase by trying to get more CASA, both savings account and as well as our current accounts. So hopefully in a period of time that will help. Davis, finally, considering we'll be entering the festive season, आप क्या demand largely expect कर रहे हैं? The loan demand has been good. We expect that to continue right through into the third quarter of the year. The third quarter tends to be very good, and that is driven by the various festivals we have. So we are seeing good traction, and we expect the third quarter to be, as before, one of the better quarters. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. इट्स बिन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर. ऑल द वेरी बेस्ट. तो एक बहुत ही मजबूत Q2 का अपडेट, और जिस दिन ये अपडेट आया था उसके बाद स्टॉक इनफैक्ट अपने 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है. आज ऊपरी लेवल से थोड़ा सा शांत जरूर हुआ है, लेकिन पिछले 3 महीने में देखिए 40% तक के रिटर्न्स इसने दिए हैं. अच्छा, इस बीच एक बड़ी अपडेट आती हुई, और आपको याद होगा आज सुबह 11 बजे वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स लक्ष्मण रॉय की तरफ से आ रहे थे कि सरकार आज की कैबिनेट की बैठक में लिथियम की कमर्शियल माइनिंग पर दरअसल रॉयल्टी लगाती हुई दिखाई दे सकती है. इस पर आज कैबिनेट में चर्चा हुई है और लिथियम कमर्शियल माइनिंग पर 3% की रॉयल्टी लगेगी. ये फिलहाल एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से ही खबर आपके सामने पेश होती हुई दिखाई दे रही है. बड़े पैमाने पर दरअसल लिथियम और कुछ और मिनरल्स की माइनिंग भारत में तैयार की जा रही थी, और कुछ कंपनियां जो दरअसल इस बिजनेस में हैं उस पर आपकी नजरें होनी चाहिए. दरअसल जो रॉयल्टी का आंकड़ा है वो लंदन मेटल एक्सचेंज पर जो चार्ज होती है उसी के कॉन्टेक्स्ट में रखकर दरअसल डिसीजन लिया गया है. लेकिन एक बड़ा मूव कल दोपहर ही हम इनफैक्ट GMDC डिस्कस कर रहे थे अनुज, और मैं कल दोपहर को ही वो एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि लिथियम माइनिंग में वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है. बिल्कुल, और उसमें खैर अभी एक जो बड़ा ट्रिगर था वो रेयर अर्थ का था, वो अगर आ जाए तो. लेकिन हाँ हर्षदा, ये बड़ा प्ले बनने वाला है. यहाँ से लोग EVs के लिए खासतौर से जो सोच रहे हैं कि क्या बड़ा प्ले होगा, उसमें मेनली लिथियम जो है वो एक बड़ा प्ले बन के आने वाला है, और इस पर बिल्कुल 3% की रॉयल्टी लगेगी. और ये एक बार अगर लक्ष्मण जी जुड़ जाएं हमारे साथ तो इस खबर को फिर वापस समझ लेते हैं. हाँ, एक बार जरा GMDC का एक बार चार्ट देख लेते हैं इंट्राडे में क्या मूव है यहाँ पर. वैसे ये स्टॉक काफ़ी भाग चुका है GMDC का. मुझे याद है कुछ समय पहले 120-130 रुपये हुआ करता था. गौरांग जी, कोई व्यू है क्या आपका GMDC पर? कंपनी को देखा है, कवरेज तो मेरे ख्याल से फिलहाल है नहीं
तो विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा मैं। लेकिन जो आप बात बोल रहे हैं उससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये मेरे ख्याल से एक मेजर टर्न अराउंड स्टोरी होने वाली है लिथियम रिलेटेड एंड कंपनी जो लिथियम माइनिंग वगैरह करती है। फिर कुछ देर में जोड़ेंगे लक्ष्मण जी को भी। मानस, टेक्निकली अगर आपने जीएमडीसी देखा हो तो देखिए, अगर जीएमडीसी के चार्ट्स देखेंगे तो बहुत पॉजिटिव लगते हैं, क्योंकि ब्रेकआउट हमने कल ही देख लिया था जब स्टॉक ने 340 के लेवल्स को ब्रीच किया था। हालांकि उसके टारगेट करंट लेवल से बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, 410 रुपए के टारगेट आते हैं, लेकिन अगर कोई डिप मिल जाए तो 375 के आसपास आई थिंक एक बाय बनता है। 375 के आसपास खरीदारी की जा सकती है, 360 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 410 रुपए इस ब्रेकआउट के टारगेट्स है। 410 रुपए के टारगेट है। चलिए लक्ष्मण जी को जोड़ लेते हैं और पूरी खबर समझ लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह लक्ष्मण जी ने ये स्टोरी ब्रेक की थी और अब थोड़े से एडेड इनपुट्स भी हैं यहाँ पर। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए पूरी खबर डिटेल्स में। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार ने जिस रॉयल्टी के रेट को मंजूरी दी है उसको डिटेल में बता दूं कि लिथियम के लिए 3% रॉयल्टी लगेगी, ये कमर्शियल माइनिंग पर लगेगी, और 3% के लिए आधार बनाया जाएगा लंदन मेटल एक्सचेंज पर जो लिथियम की कीमत होगी उसको आधार बनाया जाएगा। इसी तरीके से नियोबीम पर 3% की रॉयल्टी लगेगी, यहाँ पे एवरेज सेल प्राइस को आधार बनाया जाएगा, और रेयर अर्थ एलिमेंट पर 1% की रॉयल्टी लगेगी। ये 3% और 1% काफी महत्वपूर्ण इस वजह से है, अगर सरकार ये रॉयल्टी की दर को नोटिफाई नहीं करती, फैसला नहीं लेती, तो स्वाभाविक तौर पर इनकी कमर्शियल माइनिंग पर 12% का रॉयल्टी लग जाता। 12% की रॉयल्टी सरकार का मानना काफी ज्यादा होता और निजी कंपनियां इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाती। अब ये रॉयल्टी रेट फाइनल होने के बाद कुछ ही देर बाद कैबिनेट से औपचारिक ऐलान होगा। अब महत्वपूर्ण बात है कि आगे क्या होगा, तो इस पर जब हमने अपने सूत्रों से जानकारी मांगी तो उनका कहना था कि बहुत जल्द कैबिनेट के इस फैसले के बाद बहुत जल्द लिथियम समेत दूसरे मिनरल की नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और पहले ट्रांच का नीलामी बहुत जल्द किया जाएगा। इसकी तैयारी कर ली गई है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी जीएसआई ने सरकार को पूरी एक एक्सप्लोरेशन रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें लिथियम की माइनिंग कहाँ कहाँ है, कितना निकल सकता है, क्या खर्चा आएगा, नियोबियम की माइनिंग कहाँ कहाँ है, इन सब की रिपोर्ट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सौंप दी है। और इस सौंपने के बाद माइनिंग मिनिस्ट्री ने फॉर्मूला भी तय कर लिया है एवरेज सेल प्राइस निकालने का। इस फॉर्मूले के आधार पर नीलामी की शर्तें तय की जाएंगी, बेस प्राइस तय किया जाएगा, बिड प्राइस तय कर दिया जाएगा। तो मुझे लगता है कि सरकार बहुत करीब है और अब बहुत जल्द देखेंगे आप लिथियम समेत दूसरे मिनरल्स की माइनिंग शुरू होती दिखेगी। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आती है। मुझे याद है कैबिनेट नोट आया था कि प्राइवेट कंपनियां लिथियम माइनिंग कर पाएंगी। ये कुछ समय पहले की बात है। लक्ष्मण, इस पर्टिकुलर रॉयल्टी के पीछे कंसिडरिंग ये कमर्शियल माइनिंग पर ही है, तो अगर मैं एक कंपनी हूं और मैं अपने कैप्टिव यूज के लिए माइनिंग कर रही हूं तो उस पर रॉयल्टी नहीं देनी होगी। मैं अगर ये अतिरिक्त माल किसी और को बेचती हूं फिर वो रॉयल्टी लगेगी। क्या ये ठीक होगा समझना? नहीं, अभी ये कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी हुई, क्योंकि इस रॉयल्टी के दर के ऊपर पूरा एक कह सकते हैं कि उसकी गाइडलाइन आएगी। हालांकि दूसरे सेगमेंट में जहां दूसरे मिनरल्स होते हैं वहां पे ये प्रावधान जरूर होता है कि अगर आप कैप्टिव यूज के लिए कर रहे हैं या खुद आपका प्लांट है, खुद उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तब आपको वहां रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है। लेकिन जो कैबिनेट ने जो फैसला लिया है उसमें कैप्टिव माइनिंग जैसे कोई वहां पर रियायत देने की बात नहीं की गई है। लेकिन जाहिर तौर पर सरकार की मंशा ये है कि कैसे लिथियम माइनिंग को बढ़ावा दिया जाए, और इसके लिए जो सरकार के पास, आपको याद होगा कि जून 2023 में सरकार ने कैबिनेट डिसीजन लिया था और इन सारे लिथियम, टिटानियम, नियोबियम जैसे 6 मिनरल्स को कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ किया था। उसके बाद मिनरल एक्ट में बदलाव किया गया था, उस एक्ट को भी 17 अगस्त को नोटिफाई कर दिया गया है। अब ये आगे की प्रक्रिया जिसको सरकार यहाँ पे बढ़ा रही है। तो जाहिर तौर पे ये इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरी लगती है, लिथियम बैटरी होती है, मोबाइल कंपोनेंट में इसका इस्तेमाल होता है, इन सब के लिए हमें 70% करीब जो है इम्पोर्ट करना पड़ता है। उसमें से काफी ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है और बाकी देशों में है। तो सरकार कुछ हद तक चाहती है कि उसमें हम आत्मनिर्भर होता हुआ दिखें। यही वजह है कि सरकार ने इसका फैसला लिया। इसके पीछे ट्रिगर ये भी था कि जम्मू एंड कश्मीर में 5.9 मिलियन टन के लिथियम के रिजर्व का खुलासा यहां पर हुआ है। तो सरकार इसको भी एक बहुत ज्यादा जो है अपेक्षा के तौर पर देख रही है कि घरेलू उत्पादन लिथियम का हो सकेगा। शुक्रिया लक्ष्मण जी पूरी जानकारी के लिए। एक बार तमाम बैटरी स्टॉक्स के पोर्टफोलियो को भी स्क्रीन पे रखिएगा, जरा उनको भी एक एक करके देखते हैं। और महत्वपूर्ण खबर ये, तमाम बैटरी स्टॉक्स को एक बार स्क्रीन पे रखिएगा।
एक्साइड कुछ देर पहले हम इस स्टॉक पे बात कर ही रहे थे और एक अमर राजा बैटरीज पे रखिएगा 263.35 पे स्टॉक याद रखिएगा, डे हाई पर एक्साइड ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कुछ देर के लिए मैं यहाँ पे इस खबर से निकल के विषय को चेंज करता हूँ क्योंकि कुछ देर में हमारा फिर 4 का चौका का टाइम भी होगा। एक बार आप बैंक निफ्टी लेके आइएगा। बैंक निफ्टी 44,473 के जोन में आज का इंट्राडे हाई रहा ऑलमोस्ट 44,700, जिस ट्रेजेक्ट्री की सुबह अनुज में बात कर रहे थे, जो कि इस जोन का सबसे बड़ा कॉल राइटर है और 44,700 जो है वो 22 सितंबर से लेकर अब तक का हमारा स्विंग हाई है। अनुज, पिछले 4-5 दिन में आई थिंक जिस चीज से बैंक निफ्टी को सबसे ज्यादा परेशानी थी, एक था वो HDFC बैंक, दूसरा था क्रूड और तीसरा था ICICI बैंक का वो थ्रस्ट जनरेट करना। हमारे पास एक बहुत मजबूत कड़ी थी निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स, अभी वो भी अगर आप देखें फ्लैट स्लाइटली विद नेगेटिव बायस है। आखिर बैंक निफ्टी पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रहा है जब निफ्टी IT चल रहा है, निफ्टी चल रहा है, ये डिफरेंशियल क्यों क्रिएट हो रहा है? बिल्कुल वीरू, देखिए मैं बिल्कुल उस पर आना चाह रहा था और बहुत सही सवाल पूछा आपने। टेक्निकल्स की तो हमने बात कर ली कि सारे मूविंग एवरेजेस प्लेस्ड हैं, लेकिन मूविंग एवरेजेस भी एक रीजन से बनते हैं। बैंक निफ्टी क्यों नहीं चल रहा है उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है ICICI बैंक। एंड आई थिंक 5-10 मिनट पहले हमको एक आंसर मिल गया जब हम उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मैनेजमेंट से बात कर रहे थे। उन्होंने भी साफ साफ बोला आपको कि कॉस्ट ऑफ फंड्स काफ़ी बढ़े हैं और इस क्वार्टर के एंड में जब वो इस मंथ के एंड में जब वो क्वार्टरली नंबर्स लेकर आएंगे तो और बात कर पाएंगे उसके बारे में। पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा ICICI बैंक के शानदार नंबर्स थे, लेकिन उसके बाद भी स्टॉक चला नहीं था। उसके बाद क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा सा डिप आया था। ये मार्केट को अब डर सिर्फ इस चीज़ का है कि निम्स पीक आउट तो नहीं हुए हैं, वो एक रिस्क है। वो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में असली बड़ी रैली तभी आएगी जब 2-3 बैंक्स आकर बोल देंगे कि बस अब वो जो निम्स में कट आ रहा था वो पूरा हो चुका है, अब यहाँ स्टेबल होंगे या बढ़ेंगे। वो एक ट्रिगर की जरूरत है मेरे ख्याल से। ऑब्वियसली HDFC बैंक के नंबर्स आएंगे मंडे को, बिजनेस अपडेट HDFC बैंक ऑलरेडी दे चुका है, प्लस ये वार्न भी कर चुका है कि अगले 2 क्वार्टर शायद थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, तो वो मार्केट को पता है। लेकिन मेरे ख्याल से असली टेस्ट मार्केट का होगा ICICI बैंक और एक्सिस बैंक के नंबर्स के साथ। उसमें पता चलेगा हमको कि बैंक निफ्टी उस लेवल को क्रॉस कर रहा है नहीं कर रहा है। एक चीज़ मैं और जोड़ देता हूँ, लेकिन अगर क्रॉस कर लिया उस लेवल को, वो सारे के सारे एवरेज मूविंग एवरेज स्कोर, अगर एक बार मोमेंटम आ गया बैंक निफ्टी में तो सीधा मोमेंटम फिर 2000 पॉइंट की रैली लेकर आएगा वीरू। ये भी ध्यान रखिएगा। तो वो बस ये है कि आपको उस ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। आप एंटीसिपेशन में नहीं बाय कर सकते बैंक निफ्टी। आज भी सुबह हम दोनों की जब चर्चा हो रही थी हम यही डिस्कस कर रहे थे कि आप एंटीसिपेशन में नहीं बाय कर सकते, एक बार उसको क्रॉस होने दीजिए। उसका ट्रिगर देखते हैं कहां से आता है, HDFC बैंक प्रोवाइड करे, ICICI बैंक प्रोवाइड करे वीरू। चलिए, तो ICICI बैंक, HDFC बैंक नजर रहेगी, लेकिन आज फिर भी याद रखिएगा HDFC बैंक उतना खराब नहीं कर रहा है, या फिर वो जो हमारी थिंकिंग है कि क्या ये अभी भी एक बेस बिल्डिंग प्रोसेस में है, ये अभी भी उस प्रोसेस में है। आज भी अपना पूरा का पूरा वक्त इसने 10 डेमा के नजदीक गुजारा है। 1-2 ट्रेड्स पे बात कर लेते हैं, फिर कुछ और मुद्दों पे चलेंगे। एक बार आपकी स्क्रीन पे आप लेके आइएगा ब्रिटानिया। आज इस क्लोजिंग में अगर कोई सेक्टर डिलीवर कर रहा है तो वो सिर्फ एक है और वो है FMCG। और ब्रिटानिया को बहुत अच्छी तरीके से जो चार्ट्स को पढ़ते हैं वो है राजेश सतपुते जी। एक बार उन्हीं का व्यू लेता हूँ। राजेश जी, बहुत समय गुजारा इसने, ऑलमोस्ट इसने पूरी की पूरी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की इस सीरीज का सारा टाइम स्पेंड किया 200 डेमा के नजदीक है। अब आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लग रहा है बेहतर यहाँ पे एक पोजिशनली लॉन्ग ट्रेड ऑन ब्रिटानिया? आई थिंक वीरेंद्र जी बिल्कुल मैं मानता हूं, क्योंकि ब्रिटानिया में जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है, और ये कंसोलिडेशन आप देखिए इसके 200 DMA के आसपास ही हो रहा है, 200 DMA और 100 DMA, इसी के बीच में, इसी लेवल के बीच में पिछले आप देखिए करीबन 1 से 1.5 महीने से ये घूम रहा है। और आज मुझे लगता है क्योंकि देखिए टेल विंड है, तो यहाँ पे ब्रिटानिया अभी खींचेगा, तो ब्रिटानिया डेफिनेटली यहाँ पे एक बेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं रखूंगा 4500 का, यानी 87 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा। सामने इसका इमीडिएट हर्डल सप्लाई पॉइंट कहाँ है, वो है 4650 निकले, उसके बाद मुझे लगता है वीरेंद्र जी ब्रिटानिया में बड़े बड़े लॉन्ग निकलेंगे, फिर 4750, 4800 ये टारगेट्स निकलेंगे। लेकिन यस, आपका जो सवाल था इज इट अ लेवल कि यहाँ पे कॉन्ट्रा लेना चाहिए बाय, यस आई थिंक यहाँ पे बाय लेना चाहिए। स्टॉप लॉस जैसे मैंने कहा 4500 का रखे और लॉन्ग करें ब्रिटानिया। ओके, लॉन्ग करें ब्रिटानिया। चलिए अब एक काम करते हैं, अब FMCG से आते हैं IT पर। कल हमने TCS के नंबर्स का प्रीव्यू किया था, वो तो नंबर्स अब मार्केट बंद होते ही आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद नजरें रहेंगी इन्फोसिस और HCL टेक के नंबर्स पर, खासतौर से इन्फोसिस की गाइडेंस पर क्या रहेंगे नंबर्स। तो आशीष के पास चलते हैं। पहले आशीष, इन्फोसिस की बात करते हैं,
क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? बिल्कुल इसका भी एक्सपेक्टेशन जो क्वार्टर 2 की है, इसका भी एक ठंडा क्वार्टर होगा। पहले सिर्फ एक्सपेक्टेशन रख देता हूं आपकी स्क्रीन पे। डॉलर आय में करीब 3/4% का उछाल, कांस्टेंट करेंसी में शायद ये करीब 1% के आसपास की ग्रोथ डिलीवर करेगा। 1% यानी कि यही इसने परफॉर्म करा था Q1 में भी, Q on Q। तो वही Q1 की ग्रोथ ही इस बार आपको देखने को मिलेगी। मार्जिन्स करीब 20 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का उछाल, यानी कि लार्जली फ्लैट मार्जिन्स और महज 1% की ग्रोथ। दरअसल सितंबर, चाहे वो टीसीएस जो हमने कल बातचीत करी हो या आज इंफोसिस हो, ये दिखा रहा है इस बार नतीजों में सिर्फ कुछ नहीं होना, पिछले क्वार्टर का जो वीकनेस थी उसका कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा आपको। इंफोसिस के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइडेंस, और लार्जली स्ट्रीट में ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि गाइडेंस जो पिछली बार हुआ क्या था, लास्ट क्वार्टर की गाइडेंस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर दी गई थी। Q4 में जब दी थी तो 4 से 7% की ग्रोथ की बात करी गई थी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। Q1 में जब आए थे तो रिजल्ट के बाद बोले केवल 1 से 3.5% की गाइडेंस रहेगी, और इस बार शायद उसमें छेड़छाड़ ना हो। 1 से 3.5% की ग्रोथ की गाइडेंस और मार्जिन वही 20 से 22% का बैंड। हाँ, एक चीज जरूर है, स्ट्रीट में माना जा रहा है कि जैसे जब ईयर आगे बढ़ रहा है, क्लैरिटी आ रही है, ये बैंड जो है थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 1 से 3.5% वाला शायद 2 से 3.5% ग्रोथ की बात करते हैं ये लोग। लोअर एंड जो है गाइडेंस बैंड की, उसे अपवर्ड रिवाइज कर दें। तो एक क्वार्टर तो दमखम दिखेगा नहीं, कमजोर रहेगा। पर स्ट्रीट की पैनी नजर है लार्ज डील्स। इन्फी ने भी कई सारी लार्ज डील्स, लिबर्टी ग्लोबल और बाकी लार्ज डील्स अनाउंस करी थी। एक्सपेक्टेशंस ये हैं, कोटक एंटिसिपेट कर रहा है इस बार $5.5 से $6 बिलियन की न्यू टीसीवी, नए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की डील्स आएंगी। लास्ट 4 क्वार्टर्स का औसतन क्या रहा है? $2.6 बिलियन का। 2.6 के सामने $5.5 से $6 बिलियन का, और यही लार्ज डील विंस हैं जो शायद फ्यूचर ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को लेकर स्ट्रीट को कंफर्ट दे रही है। नजर कहां रहेगी? डिमांड एनवायरमेंट की कमेंट्री बट ऑब्वियस। दूसरा, ये लार्ज डील्स की डायनामिक्स, कहीं ऐसा तो नहीं है ग्रोथ के एवज में मार्जिन्स कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं? एक ब्रोकरेज रिपोर्ट ने कहा था कट थ्रोट कंपटीशन के बीच में डील्स आ रही हैं, तो उसके लिए कमेंट्री। इन डील्स, लार्ज डील्स का रैंप अप, डील तो मिल गई, काम कब शुरू होगा, कब काम बढ़ेगा, कब रेवेन्यू में ट्रांसलेट होगा, उस पर बातचीत। और अब तक इन्फी ने इस साल के कर्मचारियों के वेज हाइक अनाउंस नहीं करे, तो इस बार नंबर्स में वो 2 लाख कर्मचारी तो ऑब्वियसली अवेट कर रहे होंगे। हम सब भी जानना चाहते हैं क्या अनाउंसमेंट आएगा। और आप देखिए कि ये साल वैसे टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए बार बार कहा जा रहा है कि दबाव वाला साल रहेगा, उसके बावजूद निफ्टी आईटी अब तक 14% के रिटर्न्स दे चुका है, लेकिन इन्फोसिस के स्टॉक ने डिलीवर नहीं किया। ये इनफैक्ट एक अंडर परफॉर्मर है। तो एक्सपेक्टेशंस फिर उस लिहाज से ज्यादा कि इफ इट ऑल सरप्राइज आता है, कुछ भी पॉजिटिव कहेंगे, तो क्या वो फॉलो थ्रू देखने को मिलेगा? चार्टिक के लिए अगर आप बता सके, रचना, गुड आफ्टरनून। इन्फोसिस में नंबर से पहले पोजिशनिंग कैसी होनी चाहिए? जी गुड आफ्टरनून। और जहां तक इन्फोसिस की पोजीशनिंग की चार्टिकली बात है, यहाँ पे चार्टिकली पोजीशनिंग तो सही है और इतनी बुरी नहीं है, और अगर इसको रिजल्ट का तड़का भी मिल जाएगा तो ये और फर्दर डेवलप भी हो सकती है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि डेली टाइम फ्रेम पे ये इम्पोर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है भाव इसका एट दिस पॉइंट इन टाइम। द ओनली कंसर्न वुड बी कि अगर नंबर्स जो है खाली एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे तो यहाँ पे रैली ऑलरेडी 5-6 दिन की बनी हुई है, तो वो नहीं चलेगा। इट विल हैव टू रियली बी गुड नंबर्स, एंड अगर गुड नंबर्स के साथ 1500 भी ये निकालता है तो 1525 और 1540 की तरफ जा सकता है। डाउनसाइड पे इसका सपोर्ट रहेगा 1480, एंड चार्ट इज लुकिंग गुड इंट्राडे पे भी एंड डेली चार्ट पे भी। बिल्कुल हर्षदा, इसमें ना बस एक चीज़ है, अगर आप वो जो अप्रैल के बाद जो एक शॉकर था उसको एक दिन के प्राइस मूव को अगर निकाल दें और वहां से लें, तो इन्फोसिस ने भी उतना अंडर परफॉर्म नहीं किया। और फिर तो इनफैक्ट सेकंड क्वार्टर में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, नियरली 12% के रिटर्न्स। एग्जैक्टली, और इनफैक्ट इन्फोसिस के शॉकर के अगले दिन से आईटी ने सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म किया। ये मतलब बहुत एक्चुअली इंटरेस्टिंग चीज़ रही है। लेकिन खैर नंबर्स की वेट करेंगे कल, और होपफुली इस बार कोई शॉकर ना दे इन्फोसिस, जो 2 बार से दे रहा है। अब खैर मार्केट की थोड़ी सी वो स्किन भी टाइट हो गई है, थोड़ी सी मोटी हो गई है इस चीज़ को लेकर कि कोई दे भी देगा सरप्राइज तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 बार से गैप जो बना था वो फिल हुआ था। लेकिन HCL टेक नॉर्मली जो है वो एक
इंडस्ट्री का लीडिंग स्टॉक माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले वही आके बताता है कि दिक्कत है और सबसे पहले वही बताता है कि नहीं अब हमको जो है अच्छी विजिबिलिटी दिख रही है। तो आशीष, HCL टेक से क्या एक्सपेक्ट करें? अच्छा, इस बार शॉकर आया किसी दिग्गज जानी मानी कंपनी में, तो हम सबको पता है अब तो लपक लेने का। HCL टेक नंबर्स शेड बेहतर नजर आएंगे। कल टीसीएस की बात करी थी मैंने, तब 3.4% की बात करी थी ग्रोथ की। इन्फी के केस में मैंने कहा था 1%। अभी HCL टेक की एक्सपेक्टेशन देखिए, डॉलर आए करीब 1.5%, कांस्टेंट करेंसी में 1.25% से 1.5% के आसपास का उछाल। यह आउट परफॉर्म क्यों करेगा भाई? क्योंकि HCL टेक ने इस बीते क्वार्टर में, जिसको हम रिव्यू कर रहे हैं इस समय, उसमें एक जर्मन ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कंपनी ASAP ग्रुप को एक्वायर करा था। तो वहां से इनऑर्गेनिक कंट्रीब्यूशन आना है करीब 0.4-0.5% के आसपास। तो उसका फायदा दरअसल टॉप लाइन पे मिलेगा। मार्जिन यहां पे 17% वाले शायद 17.5% के आसपास हो, 50 बेसिस पॉइंट्स का उछाल। और जहां तक गाइडेंस की बात है, लार्जली एक्सपेक्टेड तो है कि ये भी अपनी गाइडेंस मेंटेन करेंगे। इन्होंने क्या गाइडेंस दे रखी है साल की? 6 से 8% कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ, और मार्जिन के लिए 18 से 19%। पर इनके केस में स्ट्रीट काफी डिवाइडेड है। मैंने मोटा मोटी तो रख दिया कि छेड़छाड़ नहीं होगी। एम्बिट कहता है ये जो 6 से 8% की गाइडेंस है, इसे रिड्यूस कर देंगे, 5 से 7% की शायद इस बार आके बात करें। निर्मल बंग कहते हैं कि ये जो गाइडेंस दी है बहुत लाइकली एक टैड बिट डाउनवर्ड रिवाइज कर दें, यानी कि हल्का गाइडेंस को नीचे कर दें। जेफरीज कहता है जो मार्जिन का बैंड दिया 18-19% का, बातचीत ऐसी करेंगे कि शायद मार्जिन के लोअर एंड पे ही, साल के एंड पे उस बैंड के लोअर एंड पे ही डिलीवर हो पाएगा। तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, लार्जली एक्सपेक्टेड की छेड़छाड़ नहीं होगी। नए डील विंस आईटी दिग्गज छाए हुए हैं उसमें। इन्होंने भी वेरिजॉन की डील अनाउंस करी थी $2.1 बिलियन की। कोटक एस्टिमेट कर रहा है, फोरकास्ट कर रहा है कि $4 बिलियन की न्यू टीसीवी आएगी। मॉर्गन स्टैनली कह रहा है 3-3.5 बिलियन की। इस पर पर्सपेक्टिव में रख देता हूं, लास्ट क्वार्टर की टीसीवी थी $1.5 बिलियन की। तो इस तरह से लार्ज डील पाइपलाइन स्वेल हो रही हैं इन आईटी कंपनीज की। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष। तो ये हो गई बात आईटी की। अच्छा, अब एक बार जरा 2 स्टॉक्स लेकर आइए। एक तो लेकर आइए रिलायंस। इंट्राडे में रिलायंस में एक अच्छा मूव आ रहा है इस समय, और काफ़ी समय के बाद थोड़ी सी स्टेबिलिटी इस समय आपको रिलायंस के काउंटर में दिखाई देगी, जो शायद एक डिफरेंशियल क्रिएट कर रहा है। निफ्टी वापस डे हाई की तरफ अगर बढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी वजह से रिलायंस एकदम से ये स्टॉक डे हाई पर आया। पिछले 5 मिनट में अच्छा मूव आया। सुबह से आइडिया में अच्छे मूव थे, और अब इंडस टावर में इस बार अच्छा मूव आ रहा है पिछले कुछ 5-6 मिनटों में। तो ये एक अच्छे मूव। चलिए काम करते हैं, 4 का चौका की शुरुआत करते हैं, फिर सीमेंट स्टॉक्स की भी बात करेंगे। आज सबसे पहले सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल से ले रहे हैं हम। मानस जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या है सस्ता ऑप्शन ट्रेड? अनुज जी, इंडस टावर पे खरीदारी करने की राय रहेगी। इंडस टावर के पैटर्न देखेंगे तो जो करेक्शन देखने को मिला, उसमें स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया। रिकवरी देखने को मिली तो 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। और अगर हम वीकली चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर पैटर्न बहुत बुलिश लगता है, बहुत क्लियरली बुलिश लगता है। तो आई थिंक इंडस टावर में अपॉर्चुनिटी बनती है। आई थिंक इस बार तो ये 200 को भी ब्रीच किया जाएगा। तो इंडस टावर के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। 195 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹5.50 ₹5.50 ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करेंगे। ₹3 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और ₹10 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, तो इंडस टावर 195 का कॉल लेकर चल रहा है। एक एक्शनेबल तेजी बनती दिखाई दे रही है। ये फिलहाल एफनो का, ये आई बेग योर पार्डन, सस्ता ऑप्शन है, लेकिन एफनो का सुपरस्टार राजेश सातपुते ने तैयार किया हुआ है। बताइए राजेश जी, क्या है वो ट्रेड? अर्शदा जी, देखिए मेरी नजर है रिलायंस पे। अभी जस्ट अनुज जी ने इसका जिक्र किया था, तो यही मैं देने वाला था। तो रिलायंस देखिए, क्यों रिलायंस देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल 2300-2320 ये इसका एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखता है। अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंस अगर आप प्रोजेक्शंस देखते हैं तो कहां तक जाएगा? देखिए एज यूजुअल अगर आप देखें तो 2400 के आसपास कॉलरेटर खड़े तो 2400 तक जाएगा, लेकिन स्विंग ट्रेड लेना है तो और एक टारगेट देता हूं मैं 2375, 2375 ये इसका पहला पड़ाव होगा, और वो निकले फिर मुझे लगता है 2400 को 10 तक देगा। तो रिलायंस बाय करे। स्टॉप लॉस भी छोटा रखेंगे हम, 2325 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी करीबन 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और लॉन्ग करेंगे रिलायंस फॉर द टारगेट ऑफ 2 टारगेट 2375 एंड 2400। याद रखिएगा इस सीरीज में पहली बार रिलायंस इस वक्त अपने 200 डेमा के ऊपर और 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये एक बाय ट्रेड है, याद रखिएगा, भले ही 4 का चौके में हो, बट सिंस इट्स अ बाय ट्रेड ऑन रिलायंस, इस चैनल का स्वामित्व रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। कृपया एक निजी राय इस ट्रेड के साथ जरूर इंक्लूड करें। रचना वैद्य जी अब ट्रेड देंगी, चार्ट का चमत्कार। रचना जी, क्या पिक कर रही हैं आप?
जी, मेरी तरफ से लॉन्ग साइड पे डॉक्टर रेड्डी के फ्यूचर्स रहेंगे। डॉक्टर रेड्डी के फ्यूचर्स एक अपमूव के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 2 घंटे का कंसोलिडेशन बहुत टाइट है और ट्रेंड स्ट्रांग है। इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर है भाव। यहाँ पे फ्यूचर्स के हिसाब से अगर 55.40 का स्टॉप लॉस सस्टेन होगा तो ऊपर वाली साइड पे ये काउंटर 56.20 एंड 56.70 तक जा सकता है ऑन द अपसाइड। रेड्डीज है रचना की पिक। गौरांग जी, मिड कैप फंडा पिक। अनुज, निर्माण कार्य यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड। मौजूदा स्तर करीबन 370 के आसपास है और जो अब तक हमने नतीजे देखे हैं उसके आधार पर 440 तक के लक्ष्य हमने निर्धारित किए हुए हैं। और ये निरंतर हमने प्रयास किया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियों को हम बुनियादी तर्क के आधार पर विश्लेषण करें और राय निकालें, क्योंकि हमारा अनुमान ये कहता है कि अगर भारत की विकास दर को ऊपर जाना है तो निर्माण कार्य काफी तीव्र गति से आगे बढ़ेगा। वो बात अलग है, राज्य स्तर पर चुनाव और अगले साल एक बड़ा चुनाव, तो ऑर्डर इनटेक जो है वो शायद थोड़ी धीमी गति पर हो सकता है, लेकिन उससे पश्चात मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया ऑर्डर बुक होने की संभावना है। और इसका सर्वोच्च स्तर करीबन 380-390 के आसपास था। तो ये लक्ष्य जो हम बता रहे हैं वो लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर 440 का। ओके, 440 का लक्ष्य पीएनसी इंफ्राटेक में। चारों ट्रेड्स रिकैप करते हैं आपके लिए। इंडस टावर, जहां पर अभी हमने एक ब्रेकआउट सॉर्ट ऑफ स्पॉट किया था, वहां मानस ने एक कॉल लिया 195 का अक्टूबर का कॉल, 10 रुपये के टारगेट, 3 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। राजेश सतपुते ने रिलायंस उस पर एक बेट लिया और अच्छा मूव रिलायंस में इस समय एक्चुअली 2375 2400 के टारगेट, 2325 के स्टॉप के साथ। डॉक्टर रेड्डी से रचना की पिक चार्ट का चमत्कार में, प्राइस टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर। और पीएनसी इंफ्राटेक मिड कैप फंडा के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में। बात इंफ्रास्ट्रक्चर की हो रही है तो चलिए अब सीमेंट की भी बात कर लेते हैं। आज अच्छी खासी तेजी है सीमेंट में। सुबह से हमने एक मूव देखा, एसीसी ने शुरुआत की, उसके बाद बाकी सारे सीमेंट स्टॉक्स जुड़ते गए। रैमको सीमेंट, एनसीएल इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक्स भी इस समय 3 से 4% की तेजी में। क्या चल रहा है सीमेंट में, ये यतिन से जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और टिपिकली हम लोग सीमेंट में ये देखते हैं, जैसे ही मानसून का क्वार्टर खत्म हो जाता है वैसे ही प्राइस हाइक्स सीमेंट कंपनीज करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि सितंबर के महीने में और जो अक्टूबर का फर्स्ट हाफ था, यहाँ रेनफॉल काफ़ी पैची थी, तो बहुत सारी सीमेंट कंपनीज ने 30, 40, 50 रुपये प्रति बैग के हिसाब से दाम बढ़ाए थे। आपको पिछले मंथ भी हमने इस के बारे में जानकारी दी थी इसी शो पे। और वो जो प्राइस हाइक है वो स्पेशली साउथ इंडियन मार्केट्स में सस्टेन हो रही हैं। इसका मतलब ये है कि क्योंकि बाजार ने एक 40-50 रुपये का प्राइस हाइक अब्जॉर्ब कर लिया है, 10 दिनों के भीतर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ के नोट के हिसाब से फिर से एक बार सीमेंट कंपनी कोशिश करेंगी सीमेंट के दाम बढ़ाने का। और साउथ बेस्ड कंपनीज हैं, इनका इंडिकेशन ये है कि 20 से 30 रुपये प्रति बैग जो है, क्योंकि मानसून क्वार्टर खत्म हो चुका है, 20 से 30 रुपये प्रति बैग के हिसाब से सीमेंट के दाम बढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि ज़्यादातर जो हाइक्स हैं वो साउथ मार्केट्स और सेंट्रल मार्केट्स में सस्टेन हुए हैं, तो सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन ग्रोथ भी आपको Q2 का साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज में दिखाई पड़ेगा। और थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स आपको मार्जिन में ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ेगा पैन इंडियन सीमेंट प्लेयर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज हैं इनको ज़्यादा बेनिफिट है, जिसके कारण आप देखिए चाहे वो एसीसी हो, चाहे वो रैमको सीमेंट हो, चाहे वो एनसीएल इंडस्ट्रीज हो, सभी के सभी शेयर्स में अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। और इन जनरल सीमेंट पैक में आपको अच्छे प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन आज के दिन दिखाई पड़ रहे हैं। तो होप बाजार का ये है कि अगले हफ्ते 10 दिन में फिर से एक बार प्राइस हाइक के राउंड शुरू हो जाएंगे। एक और प्राइस हाइक की तैयारी सीमेंट कंपनियों की तरफ से आती हुई। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। कावा सर, आपकी नजर गई होगी सीमेंट स्पेस पर, रैमको सीमेंट स्पेशली, क्योंकि ये उसी ज्योग्राफी को एड्रेस करता है। श्री सीमेंट भी वहीं से है। क्या मौका दिख रहा है आपको और बड़ी तेजी आने का? बिल्कुल, रैमको सीमेंट पर नजर है, 985 पर ट्रेड कर रहा है। नियर टर्म टारगेट 1000 का है, वहां पर जाकर रुक सकता है नो डाउट, लेकिन ले सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 5 रुपए का स्टॉप लगा है तो भी एक 15 रुपए का ट्रेड बनता है। रैमको सीमेंट बढ़िया ब्रेकआउट मिला है और ना हाई टाइम फ्रेम, और लगता है 1000 भी पार कर ही लेगा। सुबह मेरी नजर इंडिया सीमेंट में भी थी, वो देख लेता हूँ अगर यहाँ पर कुछ है तो। इंडिया सीमेंट, यस, चार्ट मिल गया। अब नहीं लगता मुझे यहाँ पर इंडिया सीमेंट में, लेकिन रैमको सीमेंट एक सही ट्रेड बनता है ऑन द लॉन्ग साइड। बिल्कुल, सुबह सुबह गाबा सर ने एक्चुअली सीमेंट पकड़ा भी था हमारे लिए, एक ट्रेड, पहला ट्रेड ही शायद आज सुबह गाबा सर ने सीमेंट पे लिया था। एसीसी पे लिया था ना गाबा सर, सुबह सुबह पहला ट्रेड आपने शायद? जी हाँ जी, वो टारगेट्स भी अचीव हो गए। हाँ, बिल्कुल वो एसीसी के सारे टारगेट्स अचीव हुए थे आज सुबह सुबह। देखिए 2030 और 2040 के गाबा सर के टारगेट थे, 2056 तक ये गया था।
2030 पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस भी थी और उसके बाद ये भी कहा था कि हायर टारगेट्स भी अचीव होंगे। तो आज सुबह की वो ट्रेड रही, तो खैर वो तो सारे टारगेट्स अचीव हुए यहाँ पर। गौरांग, फंडामेंटली कोई सीमेंट स्टॉक जो आपको पसंद हो इस लेवल पर? सूची काफी लंबी है अनुज, और अभी मैंने जेके लक्ष्मी सीमेंट के बारे में जिक्र किया था। उसके पहले मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले हम आपसे जुड़े थे तो रामको सीमेंट का जिक्र किया था। और हमारा अनुमान भी ये कहता है कि सीमेंट के बोरियों के दाम अब धीरे धीरे करके ऊपर जाते हुए नजर आएंगे। वो बात अलग है कार्टेलाइजेशन ना हो और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कोई सावधानी या फिर कोई ऐसी बात ना हो। चुनाव हो रहे हैं, शायद गति धीमी हो सकती है, लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार, निजी कंपनियां, केपेक्स विस्तार योजनाएं, और उसके बाद चुनाव के बाद अगर राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार की तरफ से भी खर्चा होता है निर्माण कार्य के लिए, जो कि होगा, तो सीमेंट की खपत मेरे ख्याल से काफी तीव्र गति से ऊपर जाएगी। एसीसी, अल्ट्राटेक, अंबुजा और ग्रासिम बड़ी सूचकांक की कंपनियां, और मझौली में श्री सीमेंट, रामको सीमेंट, दालमिया भारत, जेके लक्ष्मी सीमेंट जैसी कंपनियां, इंडिया सीमेंट है और बिरला कॉर्प। ओके, इंडिया सीमेंट्स और तमाम पूरे के पूरे स्पेस पे आपने देखा होगा। मैं आपको बताऊंगा इनफैक्ट आज कि ब्लेंडेड इन डेरिवेटिव्स, मतलब कुल मिला के डेरिवेटिव्स में आज इसमें एक साइजेबल ओआई एडिशन हुआ है। थोड़ी देर बताऊंगा उसको एडिशन करके मैं यहाँ पे, बट रैमको, एक आपका ग्रासिम, एक आपका एसीसी और अंबुजा मिला के काफ़ी साइजेबल ओआई आज डेरिवेटिव्स में जुड़ा है। 1-2 स्टॉक्स और मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। जब हमने लक्ष्मण जी की खबर को वहाँ पे कुछ देर के लिए पॉज किया था, फिर मैंने बैटरी स्टॉक्स की बात छेड़ी थी। एक बार आप लेके आइए एक्साइड का प्लेसमेंट, आज बहुत दिनों के बाद 2 कंसेक्यूटिव सेशंस में इस स्टॉक में मूव है। एक बार लेके आइए एक्साइड और दूसरी तरफ रखिएगा आप अमराजा बैटरीज। राजेश सतपुते जी, अमराजा बैटरीज 643 पे, ये थोड़ा सा चार्ट जिसे कहते हैं ना फंसा हुआ है, उतना क्लियर नहीं है, बट एक्साइड ने लगता है कि एक डिप पूरा कर लिया है। आपका व्यू क्या कहता है राजेश जी? रेस्ट ऑफ द सीरीज के लिए इसमें अपसाइड की पॉसिबिलिटीज कितनी है? रीजनेबल स्टॉप लॉस क्या होगा इसमें? वीरेन जी, आपने बिल्कुल सही मिस काउंटर यहाँ पे नोटिस किया है। देखिए, ये हमारे बाइंग लिस्ट पे है, रडार पे है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से ब्रेकआउट हुआ है, अब जिस तरह से यहाँ पे एडिशन हो रहा है, लॉन्ग एडिशन, मुझे लगता है ये करीबन 275-280 का टारगेट लेके यहाँ पे काम हो सकता है। रही बात टेक्निकल सेटअप की, तो देखिए इट्स फॉलिंग चैनल जिसका ब्रेकआउट आज मिला है। एट द सेम टाइम 10, 20, 50 डे में ये जो इंपॉर्टेंट क्लस्टर था, रेजिस्टेंस था, इसको इसने पार किया। तो मुझे लगता है जिस तरह से वॉल्यूम्स आ रहे हैं यहाँ पे, कम से कम जैसे मैंने कहा 275-280 ये टारगेट लेके एक साइड में काम हो सकता है। स्टॉप लॉस क्या होगा? देखिए, स्टॉप लॉस होगा इसका 255 का, तो 8 रुपए का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा एक साइड के इस बाय कॉल में। ओके, मेरी नज़र बार बार रिलायंस पर जा रही है। क्यों? क्योंकि अब रिलायंस ही मार्केट को लीड कर रहा है। इनफैक्ट अब देखिए, आप रिलायंस इस समय हर्षदा और बड़ा मूव है। इनफैक्ट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मिलेगा आपको कंट्रीब्यूशन प्लेट में। जब हमने सुबह शो की शुरुआत की थी तब भी निफ्टी इतना ही ऊपर था, तब HDFC बैंक का टॉप कंट्रीब्यूशन था। फिर जब हमने रिविजिट किया था इसको तो इन्फोसिस आ गया था नंबर 1 पर, और अब नंबर 1 पर आ गया रिलायंस। सुबह रिलायंस था भी नहीं कहीं पिक्चर में। अब 25 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन रिलायंस की वजह से और 17 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन HDFC बैंक की वजह से। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यही 2 स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट की करेक्शन को लीड किया था। जब मार्केट करेक्ट हुआ था आपका 20,200 से 19,255 तक गया था, तो उसमें हमने एक चीज़ जो नोटिस की थी कि मिड कैप्स इतने नहीं गिरे थे, लार्ज कैप में गिरे थे, क्योंकि उसमें 2 स्टॉक्स की प्रॉब्लम थी। वो जो लीडरशिप की प्रॉब्लम थी वो रिलायंस और HDFC बैंक की थी। और अब HDFC बैंक देखिए, HDFC बैंक भी अब डे हाई पर आ रहा है। इनफैक्ट डे हाई पर है HDFC बैंक का, और यहाँ पर 1540, 1560 इन दोनों स्ट्राइक में काफ़ी कॉल राइटिंग है। ये मार्केट थोड़ा शायद नंबर से पहले कुछ भांपने की कोशिश कर रहा है, शायद कि HDFC बैंक के नंबर शायद उतने ख़राब ना हो जितने मार्केट ने ऑलरेडी प्राइस में डाल दिए उसके हिसाब से। तो इन 2 स्टॉक्स में तेज़ी, और इसकी वजह से अब निफ्टी फिर कोशिश कर रहा है इंटरडे हाई रिविजिट करने के लिए 19,818 पर। अब इस समय इंटरडे हाई था 19,839, 20-21 पॉइंट दूर रह गए यहाँ से। ये क्रॉस हो जाएगा तो और भी तेज़ी बढ़ेगी फिर, और उसके बाद सीधा फिर एक 20,000 का मूव पॉसिबल है। और जो मैं सुबह भी कहा था, अब आपको एग्जिट डिसीजन ना मार्केट को लेने देना है, क्योंकि अगर आपने वो लपक लिया तो बस अब उसमें बस बैठे रहें, अब छोड़ना नहीं है। पकड़ लिया है, छोड़ना नहीं है। अब मार्केट अनलेस आपको धक्का मार के छुड़वाए तभी छोड़ना है, वरना छोड़ना नहीं है ये लॉन्ग ट्रेड। वो फेविकॉल का ऐड था ना कि पकड़े रहना छोड़ना, पकड़े रहना छोड़ना नहीं। वैसा ही लग रहा है कि मार्केट भी आपको वही कह रहा है कि पकड़े रहना
छोड़ना नहीं। अच्छा, निफ्टी बैंक भी इस बीच देखिएगा। अनुज, लग रहा था एक बहुत ही शांत क्लोजिंग रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी एक अच्छा खासा एक्शन 44,500 को फिर से अटेम्प्ट कर रहा है। फिर से अटेम्प्ट कर रहा है वो एचडीएफसी बैंक की वजह से, वो जो एचडीएफसी बैंक में एक ट्रैक्शन आया। लेकिन मैं अभी फिर भी कहूंगा कि देखिए निफ्टी में ज़्यादा आपको जूस मिल रहा है, क्योंकि निफ्टी में क्या है ना, आपको कुछ ना कुछ लीडरशिप अलग से कहीं से मिल रही है। जैसे रिलायंस से आज मिल गई आपको, कल हो सकता है लार्सन एंड ट्यूब्रो प्रोवाइड कर दे आपको, क्योंकि 2-3 दिन वहाँ कंसोलिडेशन आ चुका है। अब शायद हो सकता है लार्सन एंड ट्यूब्रो की बारी हो। एफएमसीजी ने ऑलरेडी एक टर्न ले लिया है, एफएमसीजी में एक मूव आ गया। आज टीसीएस के नंबर्स आएंगे, उसके बाद देखते हैं आईटी किस तरीके से रिएक्ट करता है। अभी भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी ज़्यादा फोकस जो है ना वो निफ्टी पर रखें। निफ्टी पर आपके पास एक एडवांटेज ये है कि अगर कोई एक सेक्टर वीक होता है या कोई एक आध स्टॉक वीक होता है तो कम से कम बाकी स्टॉक उसको बचा लेते हैं। बैंक निफ्टी के साथ ये दिक्कत है, क्योंकि बैंक निफ्टी में जो दो सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं उनका वेट ही 60% के करीब है, करीब एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई का। अगर वो दोनों का हल्का सा ही मूड खराब हुआ तो बैंक निफ्टी नहीं चलेगा। इसके लिए निफ्टी इस समय बेटर है। अगर 44,800 क्रॉस होने लगा ना, फिर मैं कहूँगा कि अब आप आंख बंद करके बैंक निफ्टी चेज करिए, लेकिन उसमें भी थोड़ा टाइम है मेरे ख्याल से। टाइम है। वैसे बात करते करते 44,500 के ऊपर इस समय इंडेक्स ट्रेड करता हुआ। चलिए एक काम करते हैं, इसी हायर नोट पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ गुरमीत चड्ढा जुड़ने वाले हैं। उनसे पूछेंगे कि वो किस पर फोकस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर दिन, और ऑफ कोर्स रिजल्ट सीजन से ठीक पहले। आप बने रहें सीएनबीसी आवाज। इसमें हमारे साथ गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं, कंप्लीट सर्कल के सीईओ। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। कल गुरमीत ने एक मुझे पिक्चर भेजी थी जिसमें वो इजराइल प्राइम मिनिस्टर ने एक मैसेज दिया हुआ था इंडियन शॉर्ट सेलर्स को कि सिर्फ हमारे भरोसे मत शॉर्ट करो, थोड़ा अपने फंडामेंटल्स पर भी ध्यान दो। गुरमीत, वो शॉर्ट्स की तो खैर अच्छी खासी पिटाई हो गई, लेकिन अब क्या मार्केट जा रहा है आपके हिसाब से ऑल टाइम हाई पर? अनुज, कहना मुश्किल है, बट जो ओवरऑल ट्रेंड है वो काफी कंस्ट्रक्टिव है। अनुज, आप देखिए, मैं ये बात बार बार बोलता हूँ, एफआई पार्टिसिपेशन नहीं है इस पूरे। आप देखिएगा 2 साल का नेट सेल निकाले सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, तो हमारी डिपेंडेंस बहुत कम हुई है। तो एक इक्विटी को लेके थोड़ा सा स्ट्रक्चरल कल्ट बिल्ड हो रहा है। जो करेक्शंस आएंगे पार्ट एंड पार्सल है मार्केट के, हेल्दी होते हैं, थोड़े एवरेशन दूर करते हैं। आई थिंक 2-3 चीजें मॉनिटर करने वाली है। एक, यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, अगर वो वापस से 485 की तरफ जाता है तो थोड़ा सा कंसर्न होता है, सेल ऑफ जो है एफआईएस का बढ़ जाता है रिस्क एसेट्स पे, और इमर्जिंग मार्केट्स में इन पर्टिकुलर। सेकंड, जो हमने देखा है, जो फेड के गवर्नर्स का, डेप्यूटी गवर्नर्स का आया कि यील्ड इतनी ऊपर चली गई है कि शायद रेट हाइक की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही था रेट हाइक का कि थोड़ा यील्ड ऊपर लेके जाएं ताकि जो है एसेट डिसइंफ्लेशन हो। तो मुझे लगता है ये 2 चीजें नियर टर्म में मैटर करेंगी इन टर्म्स ऑफ मार्केट नया हाई बनाता है कि नहीं, और अगर थोड़ा इन्फ्लेशन का डेटा और सॉफ्ट आता है तो शायद बना सकता है। बट इंडिविजुअल स्टॉक पे फोकस करना चाहिए। अभी आपने चर्चा करी, हमारे काफी सारे स्टॉक्स विद इन निफ्टी शायद 15-20% डाउन है, जबकि मार्केट वापस 20,000 के नजदीक है। तो आई थिंक स्टॉक सिलेक्शन पे फोकस करना चाहिए। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि अगले 12 महीने बॉन्ड मार्केट के लिए भी अच्छे हैं। तो अगर आपका थोड़ा बैलेंस्ड एसेट एलोकेशन होगा, जैसे अगर आप 10 ईयर बॉन्ड्स आज खरीदते हैं 730-740 की यील्ड पे, और 50 का सब यील्ड नीचे आती है अगले 12 महीने में, तो 3 से 4% का मार्क टू मार्केट गेन होता है, और 7.5 के आसपास का कूपन। तो एक अर्ली डबल डिजिट रिटर्न बॉन्ड पोर्टफोलियो में बनेगा अगर आप में पेशेंस है अगले 12-18 महीने में। वहां भी थोड़ा वॉलेटिलिटी रहेगी, तो थोड़ा सा बैलेंस अप्रोच रखें। अच्छा, बाय द वे, वोडाफोन आइडिया 8% ऊपर हो गया अब इस समय बात करते करते, और वो इंडस टावर भी डे हाई पर है। कोई बिल्कुल नहीं, बहुत सही बात कही आपने। मैंने अभी 1 घंटा पहले एक रील डाली थी, एसआईपी 16,000 करोड़ क्रॉस हो गया, मतलब $2 बिलियन पर मंथ, और ये तो सिर्फ एसआईपी है। उसके अलावा जो लमसम में पैसा आ रहा है, रिटेल काफ़ी पैसा डाल रहा है, काफ़ी हद तक ऑब्वियसली आप भी उस जर्नी के मतलब बड़ा हिस्सा रहे हैं, तो कुडोज टू यू ऑल्सो। गुरमीत, आप कुछ बात करते हैं कुछ बड़े सेक्टर्स की। आज सीमेंट में अच्छा मूव है, कुछ टाइम पहले हम डिस्कस भी कर रहे थे ये सेक्टर। आपका क्या व्यू है यहाँ पर, और कोई प्रिफर्ड पिक्स यहाँ पर आपकी? मुझे पता है एसीसी आपको काफ़ी पसंद था जब वो काफ़ी गिरा था तब, लेकिन कोई और स्टॉक आइडियाज यहाँ पर? तो अनुज, बहुत समय बाद मैंने अपना करियर भी सीमेंट से स्टार्ट किया था। 10-12% का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी थोड़ी सी सोबर हुई है, एनर्जी कॉस्ट भी थोड़ा नीचे है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है मार्जिन इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो लार्जर रेंज में हमें अल्ट्राटेक अच्छा लगता है, अंबुजा भी अच्छा लगता है थोड़ा, कि ये 2 प्लेयर्स और मार्केट शेयर गेन करेंगे। बिटवीन देम अगर आप ऐड करेंगे तो 132 मिलियन टन अल्ट्राटेक का कैपेसिटी है,
और एसीसी अंबुजा कंबाइंड जो ग्रुप है करीबन 75-80 के आसपास है, तो लगभग 2/3 से ऊपर का मार्केट कंट्रोल करेंगे इवेंचुअली। तो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले डोमिनेट करेंगे। एक हमें छोटी कंपनी भी अच्छी लगती है, सागर सीमेंट, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर है साउथ इंडिया में, $50 पर टन के वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। कुछ मार्की इन्वेस्टर्स ने भी इसमें एंटर किया है, इंक्लूडिंग अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। 55-45 का पीपीसी ओपीसी मिक्स है। और अभी जो पीछे डील्स हुई हैं छोटे सीमेंट कंपनीज की, जो और कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, वो $80 से $100 पर टन की हुई है। अंबुजा ने सांगी को $100 पर टन पे एक्वायर किया था, तो ये बहुत काफी नीचे है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। तो थोड़ा सा वैल्यूएशन कंपेयर है, आज थोड़ा ऊपर भी है स्टॉक। हमने थोड़ा सा अर्ली एंटर किया था, तो ये स्पेस हमें अच्छा लगता है। और ओवरऑल जैसा मैंने बोला, मुझे बिल्डिंग मटेरियल अच्छा लगता है स्पेस। गुरमीत, अब तक हमने जो देखा है मार्केट में पार्टिसिपेशन बड़े पैमाने पर ऑफ कोर्स उस मिड कैप स्मॉल कैप यूनिवर्स का था, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा फंड फ्लो गया है। अब अर्निंग्स की बारी है, क्या उतनी ही बेहतरी इनके नंबर्स में आप एक्सपेक्ट करेंगे? और वो कितना इंपॉर्टेंट होगा फिर इस मार्केट में और वाइब्रेंसी लाने के लिए? और ऑफ कोर्स ये इक्विटी कल जो बड़ा है, जो आंकड़े अनुज भी मेंशन कर रहे थे, उसमें और उसको और बढ़ने के लिए थोड़ा सा फ्लोज जो होते हैं वो कॉन्ट्रेरियन होते हैं। जहां फ्लोज ज्यादा जाते हैं वहां शॉर्ट टर्म में शायद अंडर परफॉर्मेंस आता है। ऐसा मैं खुद एक म्यूचुअल फंड में काम कर चुका हूँ 6-7 साल। तो आप अगर देखेंगे इक्विटी के नेट फ्लोज 50% फ्लोज जो है स्मॉल मिड कैप में। और पहला साइन अर्शद जी आप देखेंगे, जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड हैं, सबने लमसम सब्सक्रिप्शन बंद कर दिया है, वो सिर्फ एसआईपीज दे रहे हैं। तो फंड मैनेजर भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट शो कर रहा है। इनफैक्ट जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड है, उसके पोर्टफोलियो में 180 स्टॉक्स, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको स्टॉक सिलेक्शन करना इतने बड़े पोर्टफोलियो में, अगर 20-25 हजार करोड़ का फंड हो जाता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है। मैं ये नहीं बोलूंगा, जैसा एक नोट आया था कि सारा मिड कैप एक्सपेंसिव है या सारा स्मॉल कैप एक्सपेंसिव है, नहीं ऐसा नहीं है। बट कुछ पॉकेट्स में मुझे लगता है वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। देखिए जीडीपी ग्रोथ और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 12-13% आएगी। अच्छी कंपनीज अर्निंग ग्रोथ निकालेंगे 18-20% की, आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है। तो वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यील्ड नीचे नहीं आने वाली है बहुत जल्दी बॉन्ड्स की, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी हाई रहेगा। तो जहां अगर आप 50 टाइम्स मल्टीपल दे रहे हैं और वहां पे अर्निंग 15-18% आता है, तो मार्केट रिएक्ट करेगा। और थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज आएगा तो वायलेंटली रिएक्ट करेगा। और स्मॉल मिड कैप टाइम नहीं देगा, वो 2 या 3 4-5 दिन में ही करेक्शन हो जाएगा और 10-20% मार्केट आप लूज कर सकते हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो सिलेक्टिव रहिए। आई थिंक बहुत सारे लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है कंट्री की, वो मिड कैप ही है। लार्जेस्ट इथेनॉल प्लेयर कंपनी का जो है कंट्री का है, वो अगेन एक स्मॉल कैप कंपनी है। तो ऐसा नहीं है कि हम थोड़ा सेगमेंट कर देते हैं। कुछ पॉकेट्स में मुझे लगता है अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, एनर्जी में, पावर में, यूटिलिटीज में, सीमेंट में मैंने अभी आपसे चर्चा करी। कुछ बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज है, टाइल, सैनिटरी वेयर में, जहाँ वैल्यूएशन थोड़ा सा ज्यादा है बट अर्निंग कंफर्ट है। तो थोड़ा सा अर्निंग्स पे फोकस करें। मैं बार बार शायद 3री-4थी बार बोल चुका हूँ, अगर अर्निंग स्ट्रॉन्ग है तो आप वैल्यूएशन को सस्टेन करना है। गुरमीत, अभी प्राइवेट बैंक्स में आपने क्या क्या ऐड किया लोअर लेवल्स पे? क्या एचडीएफसी बैंक में एक ट्रांच बाय किया आपने? ऑलरेडी हमारी काफी होल्डिंग है, तो और नहीं बाय किया है। बट वी आर होल्डिंग व्हाट वी हैव इन एचडीएफसी, हमारे टॉप 5 होल्डिंग में से है। हमने फेडरल बैंक ऐड किया था थोड़े लोअर लेवल पे, जब स्पेशली जब उनके नतीजे अच्छे आना शुरू हुए। अच्छा मैनेजमेंट है, 1.1 बुक वैल्यू पे था। 20% प्लस का उन्होंने ग्रोथ किया, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ था। रिटेल डिपॉजिट्स उनके इम्प्रूव हो रहे हैं। थोड़ा सा जो मिक्स है होलसेल रिटेल का, वो चेंज हो रहा है। अभी आईएफसी ने, आरबीआई का अप्रूवल मिला है स्टेक बढ़ाने का। तो मुझे लगता है एक अच्छा बैंक है, स्पेसिफिक ज्योग्राफीज में काम करता है और अच्छा काम कर रहा है। एक बैंक पे जिसपे हम थोड़ी नजर रख रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट में हम काफी लकी थे, हम एंटर होते। मैं थोड़ा मैनेजमेंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बैंकिंग इज रन बाय पीपल मोर देन एनी अदर सेक्टर। तो अभी आरबीएल में भी एक साल में मैनेजमेंट चेंज हुआ है। मिस्टर सुब्रमण्यम कुमार आए, 40 साल के वेटरन है। आईओबी को टर्न अराउंड किया था उन्होंने। एमएनएम ने स्टेक लिया है, एशियन पेंट्स की प्रमोटर फैमिली ने स्टेक किया है। वैल्यूएशन कंफर्ट, आरबीएल के अपने इश्यूज रहे हैं। 2018 में 4 बुक वैल्यू पे ट्रेड करता था, फिर उनकी बैलेंस शीट में इश्यूज आए। क्रेडिट कार्ड में 400-500 करोड़ की स्लिपेज आए क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो आई थिंक एक थोड़ा सा वहां पे क्लीन अप हो रहा है। तो थोड़ा सा लंबे समय के लिए अगर आपको देखना है तो रिस्क रिपोर्ट आप देख सकते हैं। बट अगर कुछ क्रेडिट एक्सीडेंट्स हुए तो ये हाई बीटा स्टॉक है, डिसअपॉइंट भी करेगा।
तो इस पे हम थोड़ा अभी नजर कर रहे हैं, इसको और अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि कितना इसका स्ट्रेस पूल है, SMA1 SMA2 बुक कितनी है। तो हमें थोड़ा सा वैल्यूएशन कंफर्ट लग रहा है यहाँ पे, और एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है RBL बैंक का। गुरमीत, ये वोडाफोन आइडिया, मतलब इसलिए पूछ रहा हूँ सिर्फ क्योंकि इतना टॉप ट्रेडेड काउंटर है और 8 रुपए से 12 रुपए का फास्ट मूव आया है यहाँ पर कोई व्यू बन रहा है क्या आपका, या इंडस टावर में वहां पर भी एक शार्प मूव 200 रुपए की तरफ बनता हुआ स्टॉक में? अनुज, मुझे ऐसा लगता है कि वोडाफोन आइडिया में इक्विटी डाइल्यूशन होगा इवेंचुअली, अनलेस कुछ बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर आ जाए और कुछ मिरेकल हो, क्योंकि आप देखिए नेटवर्थ नेगेटिव है, 2 लाख करोड़ के ऊपर का डेट है। जब मर्जर हुआ था तो 40 करोड़ से ऊपर सब्सक्राइबर थे, अभी आई थिंक 22 करोड़ बचे हैं, 50% सब्सक्राइबर लूज कर चुके हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लूज कर रहे हैं 30-40 लाख सब्सक्राइबर। ये अच्छा साइन नहीं है, अनलेस ठीक है अभी गवर्नमेंट ने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट किया है तो शायद गोइंग कंसर्न रहेगा, या आगे जाके एक एंटिटी बनती है बेस, ऐसा मुझे पता नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटी डाइल्यूशन होगा अगर कोई बड़ा प्लेयर आएगा, जो शायद येस बैंक में हुआ था, ऐसा मेरा मानना है, मैं गलत हो सकता हूँ। अनलेस कोई बहुत बड़ा पी फर्म जिसको बहुत पोटेंशियल दिखे, और इस एनवायरनमेंट में इतना पैसा, इतना कैपिटल पंप करना बड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ ड्यूओपोली, ऑलरेडी हो ही गई है बिटवीन जियो एंड भारती। तो मैं अवॉइड करूंगा। मार्केट में और बहुत अच्छे ट्रेड्स हैं जहां पे आपको जेन्युइन टर्न अराउंड लगता है, और इंफ्रा में है, कैपिटल गुड्स में है, यूटिलिटीज में है। बहुत सारे जो सेक्टर्स ESG की वजह से आउट ऑफ फेवर हो गए थे, चाहे वो थर्मल पावर जनरेशन है, या थोड़े बहुत सिन स्टॉक जिसे हम बोलते हैं, वहां पे मुझे लगता है ज्यादा स्कोप है, जहाँ पे कैश फ्लो, ये लीप ऑफ फेथ वाली इन्वेस्टिंग है, लीप ऑफ फेथ भी नहीं है, स्पेकुलेटिव इन्वेस्टिंग। गुरमीत, सॉरी, मैं कॉन्वर्सेशन को फिर से बैंकों की तरफ ले जा रही हूँ, लेकिन अब की बारी स्पेसिफिक टू बैंक ऑफ बड़ौदा, जहां पर RBI ने साफ उनको कह दिया है कि आप अपने बॉब वर्ल्ड के लिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए नए ग्राहकों को ऑनबोर्ड नहीं करेंगे। मुझे याद है जब HDFC बैंक पर वो पाबंदी लगी थी नए कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करने के लिए, उसके बाद ऑफ कोर्स जब वो अनुमति मिली, उस स्टॉक में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली थी। अब डिजिटल प्लेटफॉर्म हर बैंक के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, सरकारी हो, निजी हो। इसका कितना आपको लग रहा है इम्पैक्ट आ सकता है? दूसरी बात, फिर ये स्टॉक अगर यहां से और करेक्ट करता है, क्या एक अपॉर्चुनिटी होगी तेजी करने की या नहीं? ये रिस्क हमेशा रहेगा सुधा जी, PSU बैंक में एक दिन एक एडवर्स डेवलपमेंट होगा, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप यहाँ टैक्टिकल, आप लॉन्ग टर्म व्यू नहीं ले सकते हैं। वो हमने पास्ट में देखा है, बहुत बार बात हुई है इनके री-रेटिंग की, और कुछ ना कुछ तो आपको बीच बीच में थोड़ा सा अगर प्रॉफिट्स हैं तो यू शुड कीप टेकिंग इट ऑफ द टेबल। बैंक ऑफ बड़ौदा का मुझे Q1 के नतीजे बहुत अच्छे लगे, बहुत समय बाद 1% प्लस का ROA देखा मैं, शायद 10-12 साल बाद देखा होगा। उनकी जो बुक है वो अच्छी ट्रांसफॉर्म हुई है, वो बोल रहे हैं कि जो होलसेल बुक है वो लेस देन 40% पे लेके आएंगे। रिटेल बिजनेस पे 18% का ग्रोथ, उनका पोर्टफोलियो ग्रो कर रहा है, उन्होंने गाइडेंस भी दिया है कि 18-20% ग्रो करेंगे। तो ऑपरेशनली नंबर्स, जो ओवरऑल नंबर्स आए हैं पिछले 3-4 क्वार्टर में अच्छे हैं, क्रेडिट क्वालिटी बहुत अच्छे से सामने आई है। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा हैरान हूँ, बट ठीक है, PSU कुछ डेवलपमेंट आता है, बट ये यूजुअली हमने देखा है HDFC केस में चीजों को टाइम लगता है रिजॉल्व होने में। RBI का जब तक कंफर्ट नहीं आएगा शायद, तो मेरे हिसाब से SBI बेटर बेट है। चला भी नहीं है बहुत समय से, थोड़ा सबड्यूड रहा है, Q1 भी सॉफ्ट था, हार्डली फ्लैट ग्रोथ थी लोन ग्रोथ में। योनो ऐप उनका स्टैंड आउट है, मतलब अगर आप देखेंगे और कंपेयर करेंगे बाकी PSU बैंक से, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है वो कंसिडर करेंगे योनो को मोनेटाइज करना, और वो भी अराउंड 1.1-1.2 बुक पे है, लगभग सिमिलर है। बैंक ऑफ बड़ौदा शायद 1 बुक पे होगा। तो आई वुड प्रेफर SBI ओवर बैंक ऑफ बड़ौदा, और थोड़े जो मैंने जैसे बोला कुछ अच्छे Tier 2 प्राइवेट बैंक्स हैं, कुछ अच्छी NBFCs है, वहां पे फोकस करना बेटर है। ओके गुरमीत, आप लोगों के पास कोई भी एक्सचेंज स्टॉक है क्या? M6 पर न्यूज़ फ्लो स्ट्रॉन्ग है, नए प्लेटफॉर्म पे ये लोग कन्वर्ट हो जाएंगे। अब BSE ने इंडेक्स ऑप्शंस में काफ़ी कैपिटलाइज किया है, वहाँ से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अभी एक कड़ी टक्कर दी है इंडेक्स ऑप्शंस में, जहाँ पे NSE की अभी तक कहीं ना कहीं वर्चस्व था। कोई एक्सचेंज स्टॉक जो आप लोगों ने अपने PMS में इंक्लूड किया हो? हमारे पास एक्चुअली एक्सचेंज स्टॉक नहीं है, डिपॉजिटरी है, CDS है। BSE मेरे हिसाब से मिस हो गया हमसे थोड़ा सा। और एक्सचेंज स्टॉक्स को मेरे एक बहुत सीनियर क्लाइंट है, उसको टोल नाका बोलते हैं। आप हमेशा पैसे देंगे जब चाहे ट्रेड करेंगे, चाहे FNO करेंगे, कैश ट्रेड करेंगे। आई थिंक डिपॉजिटरी भी लगभग वैसा ही बिजनेस है। आप ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बढ़ रहा है, नंबर ऑफ डीमैट्स बढ़ते जा रहे हैं,
जो एन्युटी बिजनेस है वो भी बढ़ रहा है, जो एनुअल चार्जेस होते हैं, केवाईसी चार्जेस होते हैं, और जो बाकी बिजनेस है ऑनलाइन यूसेज के, चाहे वो ई वोटिंग है, तो बेसिकली डिपॉजिटरी मेक्स मनी ऑन एवरीथिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन टू ई वोटिंग टू केवाईसी टू एवरीथिंग। बेसिकली टेक बिजनेस है, 70-80% आरओई का बिजनेस है, और बीच में गया था 1600-1700 रुपए CDSL 500 से। मुझे लगता है कि ये हमारे पोर्टफोलियो में है। MCX को हम रिव्यू कर रहे हैं, PMS में नहीं, अनलिस्टेड स्पेस में हमने NSE में काफी काम किया है। लगभग 8 करोड़ यूनिक यूजर्स हो गए, और जब ये 900 रुपीज का ट्रेड होता था हम तब से इसमें एलोकेशंस ले रहे हैं। अभी लगभग ग्रे मार्केट में 32-3300 है। होपफुली आगे शायद इसका IPO आएगा, राशि चौहान ऑल्सो मूविंग। तो NSE हमने अनलिस्टेड साइड में किया है, बट नॉट पार्ट ऑफ द PMS, क्योंकि रेगुलेशन अलाउ नहीं करता है टू हैव एड अनलिस्टेड शेयर्स इन PMS। गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं, तो पहले यतिन के पास चलते हैं, एक बार डीलिंग रूम का हाल जान लेते हैं। यतिन, कौन से 2 स्टॉक्स पर आज डीलर्स फोकस कर रहे हैं? तो पिछले 15-20 मिनट की अगर आप मूव देखेंगे तो HDFC बैंक में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट डीलर्स का मानना ये है कि काफ़ी सारे डोमेस्टिक फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ऑब्वियसली संडे को जो है बोर्ड बैठक है और रिजल्ट्स भी आने वाले हैं नेक्स्ट वीक, तो कहीं ना कहीं HDFC बैंक एक ऐसा स्टॉक है जहाँ डीलर्स को लगता है कि एक BTST की ट्रेड यहाँ देखने को मिल सकती है। उनको लगता है स्टॉक में यहाँ से 1550 से लेकर 1575 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो 2 से 4% के अपटिक के लिए डीलर्स जो है HDFC बैंक में BTST की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा एस्ट्रल, ये एक स्टॉक है जहाँ काफ़ी अच्छा फंड बाइंग आपको देखने को मिल रहा है। आज नुवामा ने एक रिपोर्ट रिलीज़ की है जहाँ नवंबर में जो MSCI रिव्यू होने वाला है उसमें सबसे प्रोबेबल कैंडिडेट एस्ट्रल है, और नवंबर के रिव्यू में इसका इंक्लूजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है पोजिशनली यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। 2000 से लेकर 2050 तक के लेवल्स यहाँ उनको दिखाई पड़ रहे हैं। तो तेजी की तरफ ये दरअसल इशारा इस समय भी डीलिंग रूम्स में साफ देखने को मिला है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। चलिए अब BTST का मौका कहाँ दिख रहा है हमारे जानकारों को, इसका जायजा लेने शुरू करते हैं। डीलिंग रूम में HDFC और एस्ट्रल प्रेफर्ड ट्रेड है। रचना जी बताइए क्या ट्रेड लेंगी? जी, मेरी तरफ से शॉर्ट साइड पे ट्रेड रहेगा LTI माइंट्री के फ्यूचर्स पे। LTI माइंट्री के फ्यूचर्स में हम अगर डेली चार्ट को देखें तो ऊपर वाले प्राइस लेवल्स जो है वो रिजेक्ट हुए हैं, और यहाँ पे अगर 5290 के नीचे रहेगा प्राइस तो डाउन साइड पे 5220 एंड 5200 की तरफ ये फ्यूचर्स जाता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। चलिए, तो ये इस समय एक शॉर्ट ट्रेड LTI माइंट्री पर रचना जी की तरफ से। गाबा सर, आप क्या पिक कर रहे हैं, BTST STBT? आई थिंक BTST रहेगा, और वो रहेगा सिप्ला। थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड है, लेकिन लगता है इनिशियल सिग्नल मिल चुके हैं सिप्ला में। ट्रेड करा है 1172 पर, स्टॉप होगा 1162, 10 रुपए का टारगेट है आपसे 1192। तो यस, रहेगा ध्यान सिप्ला ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, अब अगला ट्रेड पिक करते हैं राजेश सतपुते जी से। राजेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर 2 व्हीलर ऑटोज पे है, और उसमें से अगर एक चुनना है देन आई वुड लाइक टू गो लॉन्ग विद आइशर मोटर। इसका स्ट्रक्चर मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और स्ट्रेंथ को मैं प्ले करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 3470 का, और जो टारगेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ प्रोबेबली आज नहीं तो होगा लेकिन कल तक, तो वो रहेगा करीबन 3570 का। तो करंट लेवल से आप कह सकते हैं कि 70-80 पॉइंट का मूव, इमीडिएट मूव आइशर में आना चाहिए। ओके, आइशर में मूव अच्छा आना चाहिए। रुचित, आपका ट्रेड क्या रहेगा? जी, BTST के लिए एलेम्बिक फार्मा में खरीदारी की सलाह रहेगी। सो आइडियली एक आई थिंक 2 से 2.5 महीने का कंसोलिडेशन ये स्टॉक में था। पूरे कंसोलिडेशन उसके 40 डेज के EMA के ऊपर ही हुआ था, और उसका ब्रेकआउट आज स्टॉक में काफी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में हुआ है। तो करंटली 810 के आसपास ट्रेड कर रहा है, उसको 795 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी 835 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, तो एलेम्बिक फार्मा में दरअसल एक और तेजी का ट्रेड। मानस, आप क्या सलाह दे रहे हैं? देखिए, अल्ट्राटेक पे खरीदारी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज फर्स्ट साइन मिला है रिवर्सल का। 100 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, आज एक ही दिन में 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। अल्ट्राटेक के फ्यूचर में खरीदारी करिए। 8354 के प्राइस चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस 8300 का लगाना है। 8300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 8450 के टारगेट सेट करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट आपका BTST कॉल है। गौरांग जी के पास चलते हैं। अब गौरांग जी से BTST ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन गौरांग जी फिर भी शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ से अगर कोई स्क्रीन पे पॉसिबल हो लेना है यहाँ पर, वो क्या होगा?
तो एक कंपनी जिसके नतीजे बहुत ही बेहतर आए थे, ऑटो क्षेत्र की कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अशोक लेलैंड। मेरे ख्याल से जब पिछली बार मेरी नजर पड़ी थी 170-75 के आसपास कामकाज कर रहा है ये अशोक लेलैंड का शेयर। सर्वोच्च स्तर वीरेंद्र 190 के ऊपर बना था और फिर नीचे लुढ़का। तो नतीजों के आधार पर भी और एक विकल्प के रूप में भी बुनियादी स्तर के आधार पर यह पसंद आता है। अब इस क्लोज को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और लिथियम कमर्शियल माइनिंग रॉयल्टी पर फैसला आ गया तो सीएनबीसी आवाज़ की खबर पर मुहर, लेकिन वो तो खैर लगनी ही थी। लक्ष्मण जी का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी सटीक रहता है। निफ्टी की क्लोज हश्ता बहुत अच्छी है। ये क्लोज मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है। 19,800 के ऊपर की क्लोज है ये और डे हाई के काफ़ी करीब। और अब मैं फिर कहूँगा, मुझे नहीं लगता कोई भी गैप डाउन होगा क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ इतनी है। अनलेस डाउ जोन्स 500 पॉइंट कोलैप्स कर जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो यहाँ बैठे बैठे दिख नहीं रहा है अभी, गैप डाउन तो नहीं होगा मार्केट में। और ये धीरे 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 अब मार्केट आगे बढ़ रहा है ऑल टाइम हाई की तरफ। वो जो एक हमने कल व्यू लिया था कि अब अक्टूबर में ही आप ऑल टाइम हाई लगाएंगे, अब आपको उसी ट्रेड में रहना है और अब आपको अपने स्टॉप लॉसेस ट्रेल करने हैं। अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा दीजिए आप। आज का लो वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो जाएगा आपका। एक जो अच्छी चीज़ है, 20 डेमा पर अब हम नहीं रुके और फाइनली हमने उसको क्रॉस कर लिया। 2 दिन लगातार अब हम उसके ऊपर बंद हो गए। ये मार्केट के लिए एक डिसाइसिव टर्न है। और मिड कैप में जिस तरीके का प्राइस एक्शन है, एडवांस डिक्लाइन आज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग 2:1। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड ना लेके जाएं। बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड ले जाने का मतलब नहीं है। अगर आपको कोई भी, जैसे कहते हैं ना, इच्छा आ रही है बैंक निफ्टी में ट्रेड करने की तो कुछ और सोचें। निफ्टी में ट्रेड कैरी करें, बैंक निफ्टी में नहीं। बैंक निफ्टी का भी टाइम आएगा, अभी निफ्टी का टाइम आया हुआ है। तो अब 19,740 750 के स्टॉप के साथ और अब अगला लेवल वॉच आउट करने का होगा सीधा 20,000। और कल एक्सपायरी है निफ्टी की, वीकली एक्सपायरी है। पॉसिबल है कि कल हम एक बार 19,900 19,950 तक भी जाएं और टेस्ट करें उसको। और उसके बाद बाकी फिर उसके बाद अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम वो 20,200 का जो ऑल टाइम हाई है उसकी तरफ जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ज़्यादा दूर रह नहीं गए हम वैसे अब हम उससे। मेरे ख्याल से अब मार्केट में अब आपको लॉन्ग ही कैरी करना है। एक दिन मार्केट अपने आप आपको निकाल देगा उस ट्रेड से, स्टॉप लॉस लगा के आपका, लेकिन तब तक आपका अच्छा पैसा बन चुका होगा। चलिए, तो ये निफ्टी पर व्यू था, इंडस्ट्रीज पर व्यू था। अच्छा, आप चलते हैं ब्रेथ पर मार्केट की। अच्छा, मैं इधर उधर इसलिए भटक रहा हूँ क्योंकि स्टूडियो में एक तरफ ब्रेथ है और एक तरफ मैच है। अफगानिस्तान का स्कोर है 3 विकेट आउट हो चुके हैं। ओके, ये स्टेट्स आपकी स्क्रीन पे है। लॉन्ग 59 और शॉर्ट कवरिंग 61, शॉर्ट लगभग 51 और लॉन्ग अनवाइंडिंग 15। इन स्टेट्स को अगर आप देखें तो लॉन्ग सुबह से केमिकल स्टॉक्स में काफी लॉन्ग्स विजिबल थे। आइए एक करके देखते हैं। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग मिला के 122, दैट्स गुड, मतलब 120 अप्रोक्सीमेटली, और शॉर्ट 51। सिटी यूनियन बैंक, रैमको, सीमेंट्स, विप्रो, आईटी में आज सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देखे गया। सीमेंट पे अभी पूरी चर्चा हुई, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप। इंडस टावर सुबह से ही काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है इस स्टॉक में। ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्टिविटी दोनों। वोडाफोन आइडिया में शॉर्ट कवरिंग और हीरो मोटोकॉर्प ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। एमसीएक्स मेरे ख्याल से ये क्लोज शायद इसके करियर का, शायद बोल रहा हूं मैं अभी, ऑल टाइम हाई होगा। स्पिरिट्स में फाइनली एक ऐसा मूव आया जब ये सुबह चला और अंतिम दौर तक आके टिका रहा। एक बार इसके चार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बाकी शॉर्ट बिल्डअप, बैंक ऑफ बड़ौदा में खबर का इंपैक्ट, आईसीसी प्रू, सेल टेक्नोलॉजीज में अगर आप देखें तो आज हुई है और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर में। यहाँ पे कल लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई थी और आज शॉर्टिंग हुई है, तो 2 दिन से ये काउंटर प्रेशर में है। और कोरोमंडल में, आईएक्स में, इन्फोसिस में आज क्लोजिंग के वक्त थोड़ा सा पेन बढ़ा। इनफैक्ट सुबह से ही एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के बाद थोड़ा सा सिंक हुआ था ये स्टॉक, एनडी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और कोल इंडिया कुछ है, और ऐसे स्टॉक्स जहां पे आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक स्टॉक और जो जगह मार्क करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, फाइनली डॉक्टर रेड्डीज आज एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ। एक बार मानस हल्का सा व्यू यहाँ पे, एक क्लोज अच्छा है। जिन एवरेजेस को डिफीट करके अब तक 18 सितंबर से लेकर अब तक नहीं क्लोज हो पा रहा था, आज फाइनली क्लोज अच्छा है। आपका व्यू क्या होगा इस स्टॉक पे एक स्विंग पर्सपेक्टिव से? बिल्कुल, देखिए क्लोज अच्छा है क्योंकि 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है स्टॉक ने। और अब अगर ये एक बार 5600 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम 5775 तक के टारगेट दिखा सकता है। तो बिल्कुल खरीदारी करने की राय रहेगी डॉक्टर रेड्डीज में। आई थिंक बेहतर रहेगा कि आप ऑप्शन में ट्रेड ले लें। 5600 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। उसके प्राइस चल रहे हैं करीब 85 रुपए के आसपास, तो वहां पर खरीदारी करिए। 54 रुपीज का आपको स्टॉप लॉस लगाना है
और ऊपर की तरफ 150 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। ओके तो डॉक्टर रेड्डीज में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है कुछ ट्रेड ले जाने की। अच्छा एक दो ट्रेड जो सुबह से खूब झूमे हैं, इनमें क्या पोजीशंस कैरी करनी है? रुचित, हीरो मोटो कॉर्प पर क्या इरादा है? हीरो मोटो जैसा ट्रेड जहां पर आज 4% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए, एक अच्छा कैचअप देखने को मिला है परसों के इस फॉल के बाद, लेकिन क्या और बढ़ेगी तेजी? आई थिंक यस, यहाँ पे पोजीशंस अगर है तो कैरी फॉरवर्ड करनी चाहिए, क्योंकि आज काफी शॉर्ट कवर होते हुए देखे हैं, जहाँ पे फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट अनवाइंड हुआ है। और अभी भी अगर आप ऑप्शंस में देखेंगे तो 3100 के जो कॉल राइटर्स है उनकी पोजीशंस अभी भी अनवाइंड नहीं हुई है। लगभग 5,30,000 की ओपन इंटरेस्ट अभी भी 3100 के कॉल ऑप्शन में है। तो कल अगर थोड़ा भी फॉलो अप मूव पॉजिटिव साइड में आया तो ये जो कॉल राइटर्स है ये अपनी पोजीशंस अनवाइंड कर सकते हैं, और इसके कारण एक अच्छी मोमेंटम स्टॉक में बिल्टअप कल के सेशन में भी हो सकती है। तो पोजीशंस है तो सर्टेनली कैरी फॉरवर्ड करे, 3150 3160 तक के टारगेट्स ये स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आज केमिकल साइड पर काफी एक्शन देखने को मिला था। राजेश सातपुते, टाटा केमिकल्स कंसिडरिंग ओआई एडिशन करीब 16% का है और बाजार बस इंतजार कर रहा है कि ग्लोबल मार्केट स्पेशली चाइना में जो सोडा ऐश की प्राइसेस बढ़ी हैं, अब ये कंपनियां कब वो प्राइस हाइक अनाउंस करेंगी? क्या ये एक लॉन्ग का ट्रेड डेफिनेटली है, लेकिन अगला पड़ाव क्या रहेगा इसका? हर्षदा जी, मुझे लगता है इसका अगला पड़ाव जो रहेगा वो रहेगा 1080 का। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर कूल ऑफ। ये कूल ऑफ कहाँ, मुझे एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर 1020 1025 इस ट्रेजेक्टरी तक अगर ये कूल ऑफ होता है तो मुझे लगता है फिर से फ्रेश एंट्री मिलेगी। और जो आपका सवाल था कि कहाँ तक जाएगा, 1080 इसका पहला पड़ाव है, वो निकले तो फिर मुझे लगता है 1110, तो इट्स स्टिल अ बाय, लेकिन बाय ऑन डिप। हुआ तो नहीं लेंगे राजेश जी? कूल ऑफ नहीं हुआ स्टॉक तो लेंगे कि नहीं लेंगे? किया टाटा केमिकल्स आप कह रहे हैं यू आर वेटिंग फॉर द डिप, अगर ये कूल ऑफ नहीं करता है तो लेंगे या नहीं लेंगे? देखिए इन दैट केस गुड। देखिए इन दैट केस मैं क्या करूंगा, देखिए इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आता है। अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूं तो इसका ब्रेकआउट आएगा 1050। तो अगर ये 1050 के ऊपर चला जाता है तो फिर यहाँ पे इंटरेस्ट फिर से आप कह सकते कि बिल्ड होगा एज ए ट्रेडर, और 1050 के ऊपर फिर से मैं बाय करूंगा। फिर इन दैट केस 1080 का टारगेट होगा। हर्षदा जी, आप इस सेक्टर की बात करें, क्या मैं इसमें और एक जोड़ दूं? बताइए। हेलो जी राजेश जी बताइए। हाँ, नहीं मुझे आपकी आवाज बीच में इसमें नहीं आ रही है। हर्षदा जी देखिए, मेरी नजर यूपीएल पे है। मुझे इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है और बेसिकली इट इज अ परफेक्ट कॉन्ट्रा ट्रेड। यूपीएल का जो स्ट्रक्चर है उस लिहाज से अगर आप देखें तो इसका टारगेट बनना चाहिए कम से कम 660 का। तो इस स्टॉक पे नजर रखें और स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है यूपीएल का वो रहेगा करीबन 615 का पोजिशनली। जी, यूपीएल भी आपका बाय है। अच्छा, यूपीएल में हुआ क्या आज फर्स्ट टिक से, आई थिंक जब अनुज और मैं थे सुबह मॉर्निंग में, आई थिंक 9:19 पे ही हमने आज इस स्पेस को पकड़ लिया था। फर्स्ट आई थिंक जो सेक्टर जिसको हमने ग्रैब किया था, बट यूपीएल ने देर से पार्टिसिपेट किया है आज और उतना पार्टिसिपेट किया भी नहीं। तो मेरे ख्याल से इसके रिस्क रिवॉर्ड रेशो को मद्देनजर रखते हुए आज आप ज़्यादा यहाँ पर बुलिश लग रहे हैं मुझे इस टाइम। और एक बार क्लोज देखिए आप जोमेटो का 109.35 पे, और फाइनली जैसे कि हम 4 रोज पहले बात कर रहे थे कि जोमेटो अब अपने करियर का पोस्ट आईपीओ या फिर जो पोस्ट लिस्टिंग सबसे बड़ा सिंगल मंथ डैमेज था, वो था 24 जनवरी 2022 को। मतलब जनवरी में इसमें आप यकीन मानिए मतलब 10 सेशन के अंतराल में 133 से ये करीब 99-80 पे आया था, यानी लगभग 33-34% का रिट्रेसमेंट था। और अब ये उस डैमेज कंट्रोल प्रोसेस में लग गया है, यानी 99-80 से लेकर 9 रुपए को जो सफर तय किया आपने, वो उस जनवरी 2022 में जो सिंगल मंथ में डैमेज हुआ था वो रिगेन कर रहा है। गौरांग, आपकी राय 109.40 पे अभी जोमेटो कितना अपसाइड बाकी है? वो प्रीवियस हाइज आपको पॉसिबिलिटी लग रही है उसके 145-170 का जोन? उम्मीद रखता हूँ एक बिरयानी और भेज देंगे आप वीरेंद्र भाई हमारे लिए, जब पिछली बारी भेजी थी आपने। लेकिन ऑन लाइटर नोट, दिस वाज 114 का फिलहाल लक्ष्य हमारा वीरेंद्र। और ये जो प्लेटफॉर्म फी चार्ज करना शुरू की है ब्लिंकिट में और फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो ने, इसके कारण मेरे ख्याल से नतीजों में आपको बहुत बड़ा
फर्क आते हुए दिखेगा जहां तक शुद्ध मुनाफा का सवाल है। और मैं ये भी मानता हूं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में मेरे ख्याल से स्विगी में कुछ डिलीवरी पार्टनर्स की स्ट्राइक या हड़ताल वगैरह चल रही थी पिछले 2 दिन से या 3 दिन से, उसका भी फायदा जोमेटो को मिला हुआ है। तो ये नहीं पता कि वो स्ट्राइक या हड़ताल जो हो रही थी डिलीवरी पार्टनर स्विगी की, वो अब खत्म हुई कि नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 110 के पार निकलते ही काफी धीरे गति से आपको ऊपर के तरफ के दायरे दिखेंगे। नतीजों की समीक्षा करेंगे हम, और अगर नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर आए तो जो लक्ष्य 114 का साधा हुआ है उसको ऊपर की तरफ और लेके जाएंगे। ओके, जोमेटो में एक कंस्ट्रक्टिव व्यू, आपका भी 114 तक का लक्ष्य है। यहाँ पे बारबेक्यू नेशन में भी एक स्विंग बन रहा है, लेकिन अभी तक कैपिटलाइज नहीं कर पाया है स्टॉक। याद रखिएगा, बारबेक्यू नेशन फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक नवंबर 2022, ये पूरा का पूरा मंथ, आई मीन अक्टूबर के जितने भी सेशंस रहे अब तक 200 डेमा के ऊपर गुजारता हुआ। और मैं बारबेक्यू नेशंस में एक और चीज़ दिख रहा था, मेरे को शायद उसको रिकन्फर्म करने में थोड़ा सा वक्त लगे, बट इसमें पिछले अगर आप 10 दिन के वॉल्यूम्स को देखें तो वाकई मतलब स्पेशली 15 सितंबर के ऑनवर्ड्स जो इसके वॉल्यूम्स रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं। मतलब जो एवरेज वॉल्यूम्स थे अगस्त के महीने में, उसका ऑलमोस्ट 2 गुना 3 गुना वॉल्यूम्स बारबेक्यू नेशन में रहे हैं। एक बार जुबिलेंट फूड्स को देखते हैं, ये क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पे। 531 प्लेसमेंट ठीक ठाक है, बट अभी भी कोई बहुत शार्प मूव नहीं है। बट वॉल्यूम्स याद रखिएगा यहाँ भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और एक स्टॉक और चेक करते हैं इसी स्पेस में, दैट्स देवयानी, ये लेके आइएगा, और इट्स 215, ये भी हायर लेवल से प्लेस्ड है। इनफैक्ट इट्स एन ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी फॉर देवयानी। और वेस्ट लाइफ का जहाँ तक सवाल है, ये तो इस स्पेस का सबसे बड़ा लीडर है ही। आपकी स्क्रीन पे इट्स 929, अभी भी अपने करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है। क्लोज शानदार है, याद रखिएगा कि शानदार शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि ये इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट जो कि कल एक्सपायर होगा, उसके कॉल राइटर जो सबसे बड़े थे वो थे 19,800, और आप 8 अंकों के फ्रैक्शन के साथ उसके ऊपर अभी भी क्लोजिंग देने जा रहे हैं। बैंक निफ्टी का ये क्लोज बहुत प्रभावशाली तो नहीं है, बट स्टिल 44,500 के ऊपर है, लेकिन अभी भी 2 एवरेजेस 20 डेमा और 50 डेमा के नीचे। लेकिन बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छी खबर है, एंड दैट्स HDFC बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा। ये क्लोज एट 1541, फर्स्ट टाइम पोस्ट आई थिंक 20th September, a close below the shortest moving average 10-day exponential moving average. Over to you, Harshita. जी हाँ वीरू, आखिरी 3 मिनट बचे हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम लेट बता रहे, लेकिन बैन में जाने वाले जो स्टॉक्स है उसमें इंडिया सीमेंट जुड़ सकता है, क्योंकि वहां पर पोजीशन जो है करीब 105% तक की बन गई है। बलरामपुर चीनी में भी 103% तक की पोजीशन बनी, हिंदुस्तान कॉपर में 99%। तो चांसेस ज्यादा इंडिया सीमेंट के दरअसल दिखाई दे रहे हैं। और बैन में बाहर निकलने की तैयारी शायद MCX और डेल्टा कॉप की हो रही है। याद रहे, आज TCS के नंबर्स आएंगे, लेकिन आज साथ ही डेल्टा कॉप के भी नतीजे आने वाले हैं, उस पर भी बातचीत हम कल सुबह करेंगे। लेकिन फिलहाल आज का क्लोज आपकी स्क्रीन पर 19,808, नियरली डे हाई पर ही मार्केट जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। 119 अंकों का इजाफा। निफ्टी बैंक बीच में थोड़ा डिप दिखाने के बाद 160 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली है। 45,500 के ऊपर का क्लोज। IT स्टॉक्स TCS के नंबर से पहले एकदम खामोश, 41 अंकों का दबाव देखने को मिल जरूर रहा है। मिड कैप्स में भी जोश लौटा, लगभग 200 पॉइंट ऊपर। कुछ स्टॉक्स जो सबसे ज्यादा चले हैं उसमें आप ध्यान दीजिएगा। हीरो मोटोकॉर्प आज के टॉप ट्रेड्स में शामिल है, तगड़ी तेजी देखने को मिली, 4% तक का अपटिक देखा गया। ठीक इसके पीछे आयशर मोटर जैसे काउंटर्स में भी कुछ खरीदारी बनती दिखाई दे रही थी। लगभग 1% का मूव आयशर में देखने को मिला है आज मार्केट क्लोज होने से ठीक पहले। वो भी स्टॉक आपकी स्क्रीन पर अब आ रहा है। विप्रो आज IT स्टॉक्स में ज्यादा तेजी में दिखाई दिया है। इसके नंबर्स आने में देरी है, लेकिन जिस नतीजे का इंतजार मार्केट बेसब्री से कर रहा है TCS, वो स्टॉक आज एकदम शांत, थोड़ा सा फ्लैट क्लोज, 0.5% नीचे। नतीजों के साथ साथ बायबैक का भी इंतजार रहेगा। कल आने वाले नंबर्स में इन्फोसिस, HCL टेक में भी अगर आप देखें, जो ट्रेड बना है वो थोड़ा सा सोबर ही बना, ऊपरी लेवल से हल्की हल्की मुनाफा वसूली देखने को मिली। आज जो झटका लगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा को लगा है। 3% के डिप के साथ ये स्टॉक जाकर क्लोज होता हुआ, जहां पर इनका जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है बॉब वर्ल्ड, उस पर RBI ने सख्ती बरती है और कहा है कि आप नए कस्टमर्स वहां पर ऑन बोर्ड नहीं करेंगे जब तक कुछ डिटेलिंग फाइन ट्यून नहीं हो जाती है। उस स्टॉक में मुनाफा वसूली देखने को मिली, लेकिन कुल मिलाकर एक तेजी वाला ही दिन उभर कर आया है। आपके लिए हीट मैप लेकर आएंगे और वहां पर आपको साफ दिखाई देगा कि किन दिग्गजों की बदौलत
आज दरअसल हम 100 पॉइंट ऊपर बंद हो रहे हैं। इसमें ऑफ कोर्स हीरो विप्रो की हम बात कर रहे थे, लेकिन बड़ा योगदान रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आज करीब 1.5% का इजाफा इस स्टॉक ने आपको कमा कर दिया। ये इनफैक्ट टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में शामिल, और साथ ही साथ HDFC बैंक की भी अच्छी खासी तेजी बनी है। आज लगभग वहां पर भी 1% तक के गेन्स बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जिन्होंने और थ्रस्ट दिया तेजी की तरफ। आज हम HUL, ITC, ब्रिटानिया, नेस्ले की बात कर रहे थे। सब काउंटर्स नियरली 1% तक के गेन्स पर जाकर टिकते हुए दिखाई दिए हैं। मंदी की तरफ कोल इंडिया, LTI माइंट्री, SBI जैसे काउंटर्स रहे, लेकिन कुल मिलाकर आज का दिन तेजी वाला साबित हुआ है और हम 19,800 के ऊपर का ही क्लोज दिखा रहे हैं। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में हमने देखा है 100 पॉइंट से ज्यादा के गेन्स दरअसल इंडेक्स ने अपने नाम किए। ये है आज की क्लोज। 19,809 पर निफ्टी टिकता हुआ और 44,500 के ऊपर निफ्टी बैंक। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं अब आज क्या हाल हुआ है आशीष और नीरज के पोर्टफोलियो का। तो आशीष ने बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट साइड पर पकड़ा था। NCL, मेडप्लस, शक्ति पंप्स ये तेजी वाले ट्रेड्स थे। वहीं नीरज का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे, वहां पर जो ट्रेड्स निकल कर आए हैं उसमें फिनिक्स मिल्स, MCX, फाइन ऑर्गेनिक्स और वैस्कॉन इंजीनियरिंग, सभी वो तेजी वाले ट्रेड्स साबित हुए हैं। वीरू, चलिए, तो हर्षदा ये 2 टीम्स थी जिनकी परफॉर्मेंस आपने रखी स्क्रीन पे। क्लोज बेहतरीन, और डाउ जोन्स फ्यूचर्स अगर आप देखें तो ये भी कोई मतलब बहुत वीकनेस रहे यूएस मार्केट में, ऐसे कोई संकेत नहीं है। अभी भी 63 अंकों पर 33,999 के स्तर पे। तो शायद ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक ही रहें। बाकी क्रूड पर नजर रहेगी। सुबह एक बार फिर से कल गुरुवार यानी निफ्टी की एक्सपायरी इंडिसेस में। एक्सपायरीज की हमारे पास अब कमी नहीं है, लेकिन कल है निफ्टी की एक्सपायरी। कल सुबह फिर आशीष, मैं, हर्षदा, नीरज जी और अनुज मॉर्निंग कॉल लेकर और उसके बाद 8 बजे मुनाफे की तैयारी लेकर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार।